ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है और इस मुद्दे पर आज हमारे साथ बाल और युवा विकास पर काम करने वाली संस्था आवास के संस्थापक सदस्य और वर्तमान में निदेशक की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रशांत दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लगभग 18 सालों से सामाजिक विकास के क्षेत्र में काम कर रहे मानव तस्करी, बाल लैंगिक शोषण, बाल अधिकार, युवा विकास जैसे मुद्दों पर खासी इनकी समझ भी रखते हैं। और फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो करीब-करीब 75,000 युवा साथियों के साथ बाल संरक्षण पर उनकी समझ को भी निखारने और उनके हस्तक्षेप पर काम कर रहे हैं। प्रशांत जी की अगर हम बात करें तो नेशनल आरटीआई अवार्ड विजेता हैं ये 2009 में। यंग इंडियन लीडर अवार्ड इनको मिला था 2011 में। नेशनल रीच अवार्ड इनको मिला 2016 में और 2019 में। और इसके अलावा 5 राष्ट्रीय फेलोशिप से नवाजे जा चुके हैं। और प्रशांत जी की एजुकेशन की अगर हम बात करें तो वे समाजशास्त्र और समाज कार्य में स्नातकोत्तर भी हैं। आज की चर्चा काफ़ी अच्छी हुई है और सबसे बड़ी बात, इस पूरे वीडियो में आपको जानने के लिए कुछ ऐसे काले सच मिलेंगे जो कि वाकई में हमारे बीच में व्याप्त हैं और कहीं ना कहीं हमें सोचने पे भी मजबूर करेंगे। जिस दिन ये आँच मेरे और आपके घरों में पहुंचेगी, जिस दिन मेरे और आपके घर के बच्चे जाने लगेंगे, क्या हम उस दिन चेतेंगे? या हमको ये भी पता चले कि सड़क पर यदि कोई बच्चा भीख मांगते हुए दिख रहा है और हमको ऐसा भी लग रहा है कि ये जिस समूह के साथ या जिस व्यक्ति के साथ है उसके इसका कोई मेल नहीं है, यदि हम उस दिन उठ खड़े हुए, हम इस देश से, इस प्रदेश से, इस दुनिया से ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जड़ से मिटा देंगे। यानी यदि लड़कों के साथ सेक्सुअल वायलेंस या इस तरह की कोई भी घटनाएं घटित भी हुई हैं, तो वो अपने आप में वो अंदर ही अंदर जूझ रहा है वो लड़का कि मैं तो मर्द हूँ और मुझे तो दर्द नहीं होता है, यानी मुझे किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करना है। यदि मैंने एक्सप्रेस कर दिया तो ये जो पूरी कायनात है ये मुझे कमज़ोर सिद्ध करने लग जाएगी। एक तो ये मसला है। दूसरा, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि ना हम अपने बाप से कुछ शेयर कर सकते, ना हम अपने भाई से कुछ शेयर कर सकते। तो बच्चा अपने परिवार में माँ से तो बोलने से रहा, तो ना, प्लीज़ एक बार सोचिए कि आप वो सैंडविच खिलाकर उस बच्चे के लिए बेहतर काम कर रहे हैं या उस ट्रैफिकर का काम आसान कर रहे हैं जिसको शाम को बच्चे को खाना भी खिलाना होता है। जय हिंद दोस्तों। हम लोग जब भी मुद्दों की बात करते हैं तो अक्सर रोटी कपड़ा और मकान की बात होती है। और रोटी कपड़ा और मकान आप कहीं भी चले जाइए दुनिया में बेसिक नेसेसिटीज में गिना जाता है। लेकिन जब हम उन्हीं रोटी कपड़े और मकान की बात करते हैं तो उन्हीं से संबंध आता है बच्चों का, या आप यूं कहें एक ऐसे वर्ग का जिनको कि आप बरगला सकते हैं या उनका शोषण कर सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। मतलब इस टॉपिक के ऊपर शायद मैं बात करने के लिए सही इंसान हो भी नहीं। आज हमारे साथ हैं प्रशांत सर। प्रशांत सर इस पूरे डोमेन में काफ़ी नॉलेज रखते हैं, काफ़ी सालों से वो काम कर रहे हैं, दशक से ज़्यादा हो चुके हैं। और अभी जब इनके साथ हम आ रहे थे, इस जगह तक पहुँच रहे थे, तभी काफ़ी सारी बातें उन्होंने ऐसी बताई, जिनको कि सुन के जो मेरी एक थॉट प्रोसेस थी, जो मैं सोच के आया था, वो वहीं के वहीं नल और वॉइड हो गई। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इसको शुरू कैसे करूँ? तो प्रशांत सर, सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा कंटेंट मिलता नहीं, जैसा कि हम बात करते हुए आ ही रहे थे। इवन आपसे भी जब हमारा ये बातचीत करने की एक बात चल रही थी, तब मैंने भी कोशिश करी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर थोड़ा बहुत सर्च करने की कि मैं प्रिपेयर कर लूँ। पर मुझे भी समझ में नहीं आया फ्रैंकली, और इन द एंड मैंने विदर्भ को बोला कि आपसे डायरेक्ट बोल दें कि आप ही बता दीजिए। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूँगा कि मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग है क्या सर? क्योंकि कई सारी चीज़ें मैं इसमें आती हैं, तो सर एक बेसिक होता क्या है सर ये? आ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जैसे आप फिर थोड़ा हिंदी में बात करना चाहेंगे, मानव दुर्व्यापार, यानी व्यक्तियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना उनकी इच्छा के साथ या उनकी इच्छा के विरुद्ध। ये दो बातें मैं इसलिए यहाँ पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई बार आमतौर पर ये कहा जाता है कि नहीं, वो तो अपनी मर्जी से आए थे, इसलिए उनके साथ शायद ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी चीज़ नहीं हो। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी सहमति से भी आया है, लड़का है, लड़की है, 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति है जिसको हम नाबालिग की संज्ञा देते हैं, वो यदि अपनी मर्जी से आया है तो भी, और यदि वो उसको डेस्टिनेशन पे जहाँ लेकर गए हैं वहाँ पर यदि उसके साथ फॉल्स प्रोमिसेस हो गए, जैसे मान लीजिए किसी एक व्यक्ति से कहा है कि हम आपको बहुत अच्छी जगह पर काम देंगे और काम के लिए आपको ये मेहनताना मिलेगा। बच्चा वहाँ पहुँचता है, व्यक्ति वहाँ पहुँचता है और वहाँ जो वायदा उससे किया गया था, वो वायदा जैसे ही वहाँ जाकर उस वायदे के विपरीत कोई काम किया जाता है तो वो फॉल्स प्रोमिसेस में गिरा जाएगा, और वो भी एक तरीके की ट्रैफिकिंग है। ट्रैफिकिंग को थोड़ा और परिभाषित कर लेते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह छल कपट से, बल से, धोखे में रखकर किसी व्यक्तियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उनकी भर्ती करना, ये सब ट्रैफिकिंग के अंतर्गत आएगा। यानी एक
यूएन के एक पॉलिनामा प्रोटोकॉल की एक डेफिनेशन है, इसके अंतर्गत भी है। हमने आईपीसी की धारा 370 के लिहाज से देखें तो उसके अंतर्गत भी है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब हम कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, आमतौर पर लोग इससे बहुत धोखा खाते हैं। उनको लगता है एक जगह से दूसरी जगह यानी ऐसा होगा कि भोपाल से कोई रायसेन ले गया, भोपाल से कोई सीहोर ले गया, यानी एक जिले से दूसरी जिले को ही वो एक जगह से दूसरी जगह कहते हैं। लेकिन ट्रैफिकिंग बहुत व्यापक विषय है और उसकी व्यापकता का अंदाजा आप इससे भी लगाएं कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह की बात कर रहे हैं, मान लीजिए जिस प्रेमाइसेस में हम और आप बैठकर ये चर्चा कर रहे हैं, इसी प्रेमाइसेस में एक माँ रहती हैं और एक उनकी बेटी उनके साथ है। माँ संयोग से दैहिक यौन कर्म के धंधे में है और एक व्यक्ति माँ से इसी प्रेमाइसेस में दैहिक यौन कर्म का धंधा करवा रहा है। उनकी बेटी भी उन्हीं के साथ रहती है, बेटी भी इस पूरे प्रेमाइसेस में घूमती चलती फिरती रहती है। लेकिन एक दिन जब जो व्यक्ति उनकी माँ से धंधा करा रहे थे, वो एक दिन उनकी बेटी से कहेंगे कि आज से तुम इस धंधे में शामिल। तो ये जो प्रेमाइसेस है जिसमें मैं और आप बैठ के बात कर रहे हैं, इसमें जैसे ही अधिकार बदला, अभी तक उस बच्ची पर माँ का अधिकार था और जैसे ही उस बच्ची पे अधिकार क्षेत्र उस व्यक्ति का हुआ जो माँ से दैहिक यौन कर्म करवा रहा था, ये भी एक जगह से दूसरी जगह जाकर ट्रैफिकिंग की व्यापक परिभाषा में आ गया। यानी अधिकार क्षेत्र बदल गया तो बच्चे पर किसी दूसरे का अधिकार हो गया और वो भी ट्रैफिकिंग कहलाई। तो ये जो एक जगह से दूसरी जगह है, ये बहुत कठिन शब्द है। यानी इसको हम जिले के बाहर भी देख सकते हैं, जिले के भीतर भी देख सकते हैं, एक नगर के अंदर भी देख सकते हैं, गांव के अंदर भी देख सकते हैं और एक देश से दूसरे देश भी देख सकते मतलब हम लोग सर जो बात करते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग सुनते हो सर दिमाग में एकदम वर्ल्ड लेवल पे ही बात चली जाती है, हैं। लेकिन ये एक बहुत माइन्यूट लेवल पर भी होती है, आपके शहर में, आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में भी हो सकती है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली आमतौर पर हमारे जो सामान्य समझ है या हमारे समाज की समझ है, वो यही मान के चल रहे हैं कि ये होती तो है, भारत में भी है, लेकिन अपने आसपास में है। इसलिए हम या तो अपने आप को बरगला रहे हैं ये मानते हुए कि हमारे बच्चे या हम बहुत सेफ हैं, या हम जानते नहीं इसके विषय में, इसलिए हम इस तरीके की बात। सर इसको एक टैबू की तरह भी हम क्या बोल सकते हैं कि हम शायद इस बारे में बात करना नहीं चाह रहे हैं? शायद क्योंकि हमारे यहाँ जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो जन सामान्य तक पहुँच नहीं रहे, जी। तो उनको लग रहा है कि या वो ज़्यादातर सावधान इंडिया या दूसरे इस तरीके के जो प्रोग्राम थे उसमें देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये बड़े शहरों की ऐसी परिघटनाएं हैं, शायद हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए बहुत आसानी से बहुत हल्के में लिया जा रहा है। जबकि कुछ उदाहरणों के साथ जब अपन आगे बात करेंगे तो आपको और हमको सबको पता चलेगा कि इसी मध्य प्रदेश में, जिसमें मैं और आप हैं, जिसको शांति का टापू कह रहा है, इसी मध्य प्रदेश में ट्रैफिकिंग के हालात अभी बहुत गंभीर स्थिति की ओर जा रहे हैं। सर एक और बात निकल के आती है कि हमारे देश के कई सारे जो हमारे भाई हैं अरब कंट्रीज में जाकर काम करते हैं और फिर वहाँ से खबर आती है कि उनका पासपोर्ट लेके रख लिया या जो वेजेस उनसे यहाँ पर एजेंट्स ने प्रॉमिस किए थे, जैसे कि भी आपने बताया अभी, वो उनको नहीं मिल रहे हैं। सर क्या हम उसको भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में डाल सकते हैं? इसमें दो शब्द हैं जी, एक ट्रैफिकिंग है और एक स्मगलिंग है। मानव तस्करी एक को कहेंगे, एक को मानव दुर्व्यापार कहेंगे। तो तस्करी और दुर्व्यापार में फर्क है। जो देश की दूसरी तरफ हुआ है, देश के बाहर जाकर, वो ट्रैफिकिंग के संदर्भ में नहीं होते, स्मगलिंग के संदर्भ में होगा। लेकिन सर वो तो लीगल तौर पर भेजा जाता है। लीगल तौर पर, हाँ लेकिन दो शब्दों में ये फंस जाए कि वो ट्रैफिकिंग के संदर्भ में है या स्मगलिंग के संदर्भ में है, लेकिन वो है जरूर वैसे ही है। फॉल्स प्रॉमिस हुए हैं, इसमें एक शब्द और जुड़ जाएगा, बॉन्डेड की तरह रखना। तो बंधक की तरह यदि आपने रख दिया तो फिर उसमें कानून थोड़ा बदल जाएगा, उसमें बॉन्डेड लेबर एक्ट वाला एक्ट भी, बंधुआ मजदूरी, बंधुआ वाला, बंधुआ मजदूरी। क्योंकि यदि आपने फॉल्स प्रॉमिस किए और बंधक की तरह रख लिया, आवागमन पर प्रतिबंध कर दिया, तो वो उसमें थोड़ी परिस्थितियां बदल जाएंगी। ठीक है। एक चीज और, चूंकि पहली वाली बात मेरी रह गई तो वो जोड़ दूं कि आमतौर पर ट्रैफिकिंग को हम ये मान के चलते हैं कि सभी जगह एक सी ट्रैफिकिंग, लेकिन इसमें कुछ अलग अलग शब्द हैं, कुछ अलग अलग परिभाषाएं हैं। जैसे आप मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से या देश के कुछ हिस्से आपको सोर्स की तरह दिखेंगे। सोर्स एक पर्टिकुलर शब्द है, सोर्स यानी जहां से व्यक्तियों को या बच्चों को लेंगे, वो सोर्स। दूसरा शब्द होगा ट्रांजिट, यानी जहां जहां से व्यक्ति या बच्चे गुजरेंगे, वो ट्रांजिट है। और तीसरा है डेस्टिनेशन, यानी जहां पर ले जाकर हमने उस व्यक्ति को या बच्चे को छोड़ा है, वो डेस्टिनेशन। हिंदी में कहेंगे स्रोत, मार्गमन और गंतव्य। लेकिन जैसे ही आप स्रोत की बात करेंगे, बिल्कुल मुद्दे बदल जाएंगे, क्योंकि वहां पर ऐसी स्थितियां हैं कि वहां से बच्चों को उठा रहे हैं। जैसे ही आप ट्रांजिट की बात करेंगे, बिल्कुल मुद्दे बदल जाएंगे, यानी आपको ऐसी नजर रखनी है कि हमारे आजू बाजू से कोई बच्चा या व्यक्ति ले जाया जा रहा है। और गंतव्य पे यानी किसी व्यक्ति को आप लेकर आ गए हैं। तो ये तीन अलग अलग शब्द भी हैं और अपनी पूरी व्यापकता के साथ ही आते हैं। तो इसलिए हम जब ट्रैफिकिंग की बात करते हैं तो हम इन तीनों शब्दों को समझते हैं। ये समझना इसलिए भी जरूरी है कि आमतौर पर भारत के कुछ राज्य स्रोत की तरह है, सोर्स स्टेट है। जैसे हम छत्तीसगढ़ देख लें, वेस्ट बंगाल देख लें,
उड़ीसा देख लें, ये सोर्स है। मध्य प्रदेश ट्रांजिट में पहले गिना जाता रहा है, क्योंकि यहाँ से अधिकतर बच्चे या व्यक्ति गुजरते थे, क्योंकि हमारे यहाँ के कुछ 8-10 राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, और उसके बाद आप देखेंगे कुछ 8-10 जंक्शन, ये ट्रांजिट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। और फिर हम दिल्ली देखें, मुंबई देखें, हरियाणा देखें, इस तरह के स्टेट हम देखते थे, वो हमेशा डेस्टिनेशन के रूप में चिन्हित रहे हैं। मध्य प्रदेश केवल ट्रांजिट के रूप में था, लेकिन पिछले एक डिकेड में ये पूरे समीकरण बदले हैं, और अब मध्य प्रदेश सोर्स है, मध्य प्रदेश ट्रांजिट है, और मध्य प्रदेश डेस्टिनेशन। सर एक चीज़ और आप बता दें जी। कि आपने जैसे कुछ राज्यों की बात करी कि ये सोर्स के रूप में आते हैं मध्य प्रदेश ट्रांजिट। सर ये क्यों, मतलब इन चीज़ को ऐसा क्यों तय किया गया? अगर हम पहले की ही बात करें तो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल ये क्यों सोर्स बने, मध्य प्रदेश क्यों ट्रांजिट बना, या दिल्ली, हरियाणा जैसे जो राज्य हैं ये क्यों मतलब गंतव्य बने इनके? एक तो ये है कि सोर्स में अधिकांश आप देखेंगे वो स्टेट या वो जगह आ रही हैं जहाँ पर पॉवर्टी का रेशियो आप देखेंगे एक बहुत लो है, यानी बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है वहाँ पर। दूसरा आप देखेंगे सेक्स रेशियो के लिहाज से भी आप देखेंगे तो अधिकांश वो जहाँ पर ट्राइबल डोमिनेटेड जितने राज्य हैं, या मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो जितने जिले हैं, वो ज़्यादातर सोर्स के रूप में चिन्हित किए गए हैं, खासकर बालिकाओं की ट्रैफिकिंग के संदर्भ। और वैसे ही आप पारगमन देखेंगे तो पारगमन तो जहाँ पर भी आवागमन के साधन होंगे वो पारगमन होंगे, इजीली यहाँ से ट्रांजिट किया जा ट्रांजिट सकता किया है। ठीक है। और डेस्टिनेशन वो हुए जहाँ पर काम की संभावनाएं हो सकें। और दूसरा, आप यदि मध्य प्रदेश के संदर्भ में डेस्टिनेशन समझेंगे तो जैसे मैं ऐसे बताऊं कि मध्य प्रदेश में आप यदि महाकौशल का हिस्सा देखेंगे जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ सेक्स रेशियो बहुत रिच है, वो अधिकांश रूप से सोर्स के रूप में चिन्हित हो गया। और यदि आप बुंदेलखंड का हिस्सा देखेंगे या ग्वालियर चंबल का हिस्सा देखेंगे जहाँ पर कंपेरेटिवली सेक्स रेशियो डिक्लाइन किया है, लड़कियों की संख्या तेजी से कम हुई है, वो डेस्टिनेशन के रूप में हो गया। लेकिन यदि देश के संदर्भ में समझेंगे तो दिल्ली, मुंबई या हरियाणा, पंजाब की तरह जहाँ लोगों को काम मिल रहा है तो काम के बहाने लेकर जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर फॉल्स प्रोमिसेस के साथ बच्चों के साथ बहुत अलग अलग तरीके के जतन हो रहा है, जैसे कि किसी को सेक्स ट्रैफिकिंग, सेक्स ट्रेड में डाला जा रहा है, किसी को ट्रैफिकिंग फॉर लेबर ही किया गया है, किसी को ट्रैफिकिंग फॉर मैरिज पर्पज किया गया है। तो ये अलग अलग पर्पज फिर इसमें सामने। सर हम सीधे मध्य प्रदेश की बात करते हैं जी। कि आपने बोला मध्य प्रदेश पहले ट्रांजिट के लिए होता था, लेकिन आज की तारीख में यहाँ पर तीनों चीज़ें क्लब हो चुकी हैं। जी। और मध्य प्रदेश को, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा, हम शांति का टापू बोलते हैं, और जो बड़े बड़े मंचों से मध्य प्रदेश की संज्ञा दी जाती है वो भी सर एक शांति प्रिय राज्य की दी जाती है। जी। लेकिन ग्राउंड पर जैसा कि आपने बताया बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में भी एक तो इसको मुझे नहीं लगता शायद उतना वेटेज दिया जाता है। तो सर मध्य प्रदेश पे अगर हम आए तो मध्य प्रदेश के बच्चों के संदर्भ में क्या अभी की स्थिति है, और यहाँ पर क्या वाकई में ऐसा होता है या सिर्फ ऊपरी बातें हैं ये? नहीं, एक्चुअली जैसे मैंने आपसे पहले कहा हाँ। कि मध्य प्रदेश को हम पहले पारगमन के रूप में देखते थे, ट्रांजिट के रूप में, लेकिन पिछले एक डिकेड में या 15 सालों में आप देखेंगे यहाँ की स्थितियाँ बदली हैं। और जैसा आपने यदि डेटा के संदर्भ में बात की तो मध्य प्रदेश से रोजाना 30 बच्चे मिसिंग हो रहे हैं। रोज की तारीख में 30 30 बच्चे। बच्चे मिसिंग होते हैं, जिनमें से 16 बालिकाएं हैं और 9 बच्चे ऐसे हैं जो कभी वापस नहीं मिल गए। अब सुनने समझने में हमको ये डेटा बहुत आसान सा लगता है कि अरे एक दिन में 52 जिले हैं, 7 करोड़ की जनसंख्या, उसमें 30 बच्चे ही मिसिंग हो रहे हैं। किसी का हाथ मेले में छूट गया होगा, कोई अपने बच्चे से माँ बाप से रेलवे स्टेशन पे बिछड़ गया होगा। ये सब सामान्य परिघटनाएं जो अधिकांश बच्चों के जीवन में होती रहे। लेकिन यदि बच्चे गुमते हैं या गुमाए जाते हैं, इस दोनों में फर्क। तो आप देखेंगे कि पिछले यदि 7 सालों के यदि हम डेटा देखें या हर साल देखें तो लगभग 11,000 के आसपास बच्चे यहाँ से मिसिंग हो रहे हैं। इनमें से 3,000 बच्चे वापस नहीं लौटे। ये रिपोर्टेड आंकड़े हैं। ये रिपोर्टेड आंकड़ा है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो या एनसीआरबी का यदि आप डाटा देखेंगे तो ये इसी तरह से बताता है। फिर दूसरा, पूरे देश में जितने नाबालिग गायब होते घूमते हैं उसमें मध्य प्रदेश संयोग कहें या दुर्योग कहें पहले स्थान पर आता है। तो एक ये दूसरी अलार्मिंग सिचुएशन है। तीसरा, यदि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ ट्रैफिकिंग के केसेस बहुत कम दिखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो ज्यादातर केसेस हैं वो पूरे मिसिंग के केसेस। सर मिसिंग और ट्रैफिकिंग में क्या होता है? अब आप देखिए केवल एक बच्चा गुमा हाँ। और उसकी जो एफआईआर दर्ज हुई, हाँ। मिसिंग के संदर्भ में एफआईआर दर्ज हुई, ठीक है। कि भाई ये बच्चा गुम गया। ये पता नहीं है कि बच्चा गंतव्य पे पहुंचा है तो ट्रैफिकिंग का शिकार हुआ है या बच्चा खुद भाग के चला गया है, जो भी मिसिंग की परिभाषा है। तो अभी तक तो ये बच्चा मिसिंग नहीं दिख रहा है। लेकिन जब ये बच्चा कहीं किसी गिरोह के साथ मिलेगा, किसी व्यक्ति ने बेच दिया होगा, तो तुरंत केस ट्रैफिकिंग में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन जैसा आपका सवाल था, इसी को समझते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है। 10 मई 2013 का माननीय उच्चतम न्यायालय का एक आदेश आया और
उस आदेश के पहले तक हमारे यहाँ पर मिसिंग बच्चों का, हमारे यहाँ पूरे देश में मिसिंग बच्चों की केवल रोजनामचा में एंट्री होती थी, डेली डायरी में एंट्री होती थी, FIR दर्ज नहीं होती थी। लेकिन चूंकि देश में बड़े पैमाने पे बच्चे गायब हो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी कि 10 मई 2013 के आदेश में उन्होंने कहा है कि जो भी बच्चा अब गायब होगा, और यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं आपके दर्शकों को कि जब हम बच्चे की बात कर रहे हैं, इसका मतलब 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा है बच्चे की, और जिस पे इस ट्रीटी पर हमारे देश ने भी साइन किए हैं, इसलिए अब हमारे देश में भी हम हर उस व्यक्ति को बच्चा बोलते हैं जिसकी उम्र 18 साल से कम। तो 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति यदि कोई गायब होता है, गुमता है, तो अनिवार्य रूप से एक तो उसकी FIR दर्ज हुई, और दूसरा यदि ये बच्चा 4 महीने के अंदर वापस नहीं मिला, तो फिर ये केस अनिवार्य रूप से एक स्पेसिफिक यूनिट है पुलिस की जिसका नाम है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, उसके पास ट्रांसफर होगा। यानी यह मानते और जानते हुए कि यह बच्चा कहीं किसी तस्करी के गिरोह का शिकार हुआ है, इसलिए अब ये इस केस की जो आगे की तफ्तीश है वो ट्रैफिकिंग के लिहाज से मतलब 4 महीने बाद वो केस मैंडेटरी रूप से उस यूनिट को ट्रांसफर कर दिया जाए। किया जाए। तो ये एक हमारे यहाँ स्थिति है। तो आप देखेंगे हमारे यहाँ पर ट्रैफिकिंग के केस बहुत कम थे, लेकिन हमारे यहाँ मिसिंग के केस बहुत ज़्यादा। और हमारे यहाँ पर एक दिक्कत अभी ये भी है कि अधिकांश जगह पर ये जो ट्रैफिकिंग यूनिट को जो केस ट्रांसफर होने हैं वो नहीं हुए, इसलिए आप देखेंगे कि वो हमेशा मिसिंग के रूप में ही बच्चे दिखते रहते हैं। और एक इंटरेस्टिंग और है मिसिंग में कि 7 साल तक हमारे पास जो मिसिंग का डेटा है वो हमेशा 7 साल तक रहता है। 7 साल के बाद यदि कोई बच्चा नहीं मिला तो ऑटोमेटिक वो खात्मा उस प्रकरण का हो जाएगा। तो यदि आप संख्या के रूप में देखेंगे तो हमें हमेशा ऐसा लगेगा नहीं संख्या तो इतनी ही है, ये 7 साल बाद प्रकरणों का खात्मा होते चल रहा है, तो प्रकरण खत्म होते चल रहा है, नए प्रकरण आते जा रहे हैं, तो हमको एक तरह के ही प्रकरण दिखते हैं कि नहीं इतने ही प्रकरण, ना ज़्यादा बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं। जबकि हो क्या रहा है, 7 साल पहले वाले जो प्रकरण है उसके खात्मा होते जा रहे हैं, और ये प्रकरण वो एक तरह से इनकी हार्ड डिस्क 7 साल की है, उसके बाद जो डेटा बढ़ रहा है वो डेटा हटता जा रहा है। लेकिन सर ये तो सीधे गलत है, क्योंकि हमने कई सारे केसेस ऐसे देखे जिसमें लोग 10-10 साल बाद भी मिलते हैं, 12 साल बाद भी मिलते हैं, प्रक्रिया चालू रहती है। लेकिन जो यूनिट्स हैं वो 7 साल तक उस बच्चे के साथ मतलब तरीके से प्रोसेस करती है, उसके बाद अभी नहीं करती। सर एक आपने रिपोर्ट लिखाने की बात कही थी, तो एक जो जनरल परसेप्शन है कि जब इंसान कोई गुम होता है पुलिस के पास हम पहुंचते हैं, तो पुलिस क्योंकि FIR दर्ज होने के बाद उनको कार्रवाई करनी होती है, तो वो लोग हिचकिचाते हैं कि हम जितना कोशिश कर सके ठीक है, इंतजार कर लो थोड़ा, कहीं चले गए होंगे वापस आ जाएंगे। लीगल तौर पर पुलिस कितनी देर के बाद में बाध्य हो जाती है FIR दर्ज करने के लिए? देखिए कानूनी तौर पर तो यदि कोई बच्चा या व्यक्ति गायब हुआ है उसकी तरफ तत्काल प्रभाव से FIR दर्ज, तत्काल मतलब 24 घंटे वाला कोई कॉलम ही नहीं। लेकिन आमतौर पर ये होता है कि हमारे यहाँ पर सामान्य समझ ये है कि नहीं कहीं चले गए होंगे, तो कई बार परिवार भी नहीं पहुँचता है, और कई बार जिनके पास रिपोर्ट लिखाने गए हैं उनको भी लगता है कि कहीं चले गया होगा, बच्चा आएगा तो अभी थोड़ी देर बाद आप रिपोर्ट लिखा दें। लेकिन कानूनी रूप से तो यदि व्यक्ति कोई गुमा है इसकी तत्काल प्रभाव से रिपोर्ट दर्ज। ठीक है सर, ये ट्रैफिकिंग हो गया। सर बच्चे गायब हो गए जी, जाते कहाँ हैं सर? उनसे क्या करवाया जाता है? क्या परिस्थितियों का ये सामना करते होंगे? हाँ ये बहुत मार्के का सवाल है आपका सर, क्योंकि ये बहुत डार्क एरिया है। मतलब मैं जब आपसे इस बारे में सुन रहा था तो मैं लिटरली अंदर से एक वॉइड फील कर रहा था, क्योंकि सर ये चीज़ के बारे में कभी मैंने नहीं सुना। और फिर मन में ख्याल ये आता है कि कोई 2.5 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा जो भी मेंटली अपने आप को ग्रो भी नहीं कर पाया, उसको समझ नहीं है, और सर वो मतलब उसका भविष्य कोई और निर्धारित कर रहा है कि इससे बड़े होकर भीख मंगवाना है या मजदूरी करवाना है। सर वो मतलब क्या होता है सर इनका? देखिए अभी मध्य प्रदेश में जिस तरीके के ट्रेंड सामने आ रहे हैं, हाँ, कई अलग अलग कारणों के लिए बच्चों को लेकर। एक यह है ट्रैफिकिंग फॉर लेबर बहुत प्रमुख रूप से है। कानून हमारे यहाँ कहते हैं कि जो हमारे यहाँ का कानून है, वो कानून कहता है कि 14 साल से नीचे के बच्चे से कहीं यानी कहीं पर भी काम नहीं कराया जाता। लेकिन 14 से 18 के बीच का जो किशोर की संज्ञा दी है, उससे सब जगह काम कराए जा सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं कि वो खतरनाक स्थितियों में काम नहीं करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ से ट्रैफिकिंग फॉर लेबर एक बहुत बड़ा मसला है, ट्रैफिकिंग फॉर सेक्स वर्क एक बहुत बड़ा मसला है। मध्य प्रदेश की स्पेसिफिक संदर्भ में यदि आप देखेंगे तो ट्रैफिकिंग फॉर मैरिज भी हमारे यहाँ पर एक ट्रैफिकिंग फॉर मैरिज मतलब शादी के लिए। हाँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल के हिस्से देखेंगे तो वहाँ पर तेजी से सेक्स रेशियो डिक्लाइन किया है, 6 साल से कम उम्र के बच्चों के बीच में भी और जो हमारा वयस्कों में, दोनों। और जिस जगह पे ट्रैफिक सेक्स रेशियो बेहतर है तो वहाँ से बच्चियों को मैरिज के लिए ऐसे हिस्सों में लेकर जा रहे हैं जहाँ पर सेक्स रेशियो
कम हुआ है। उसके लिए बाकायदा दलाल और एक पूरी प्रक्रिया के तहत वो काम करते हैं। उनकी मॉडस ऑपरेंडी, अलग अलग प्रकरणों का यदि आप विश्लेषण करेंगे और मॉडस ऑपरेंडी समझेंगे तो हमारी रूह कांप जाती है कि वो किस किस स्तर पर यहाँ काम कर रहे हैं। तो मैंने अभी 3 कारण आपको शेयर किए, ट्रैफिकिंग फॉर लेबर, ट्रैफिकिंग फॉर मैरिज, ट्रैफिकिंग फॉर सेक्स ट्रेड। एक और कह सकते हैं कि एक ट्रेड और है जिसमें कई बार ऐसे दंपत्ति हैं जिनके बच्चे पैदा नहीं हुए, तो उन्होंने जाने या अनजाने में गोद लेने के नाम पर भी बच्चों को लिया। अब कानून हमारे यहाँ एक गोद लेने के लिए एक पूरी प्रक्रिया है, भारत में डिफाइन प्रक्रिया है। यदि आप उस प्रक्रिया के तहत गोद लेने जाएंगे तो हो सकता है कि समय थोड़ा ज़्यादा लगे, 1 साल लग सकता है, लेकिन उस प्रक्रिया के तहत ही गोद लिए जा सकते हैं बच्चे या दिए जा सकते हैं। हमारे यहाँ शॉर्टकट अपनाते हुए किसी का बच्चा उठाया और किसी को दे दिया गोद लेने या देने। तो इसके हमारे यहाँ पर बहुत सारे प्रकरण हैं। तो ये चौथा ये है, बहुत सारे प्रकरण हमारे यहाँ पर आ रहे हैं जिसमें मेडिकली जिसको क्या एक शब्द है उसका, जिसमें ड्रग ट्रायल के लिए भी कई बार बच्चों का इस्तेमाल हुआ। अब ये एक थोड़ा नया फिनोमेना है, तो मैं थोड़ा इसको आपके दर्शकों के लिए बता दूं। ड्रग ट्रायल ऐसा है कि मैं आपसे पूछूंगा कि आपके ऊपर किसी ड्रग का परीक्षण है, करना है, आप तैयार हैं क्या? स्वाभाविक रूप से मना ही मना ही करूंगा सर मैं। ऐसे बहुत लोग मना जी। लेकिन यदि हमारे देश का कानून ये भी कहता है कि यदि कोई दवा बाजार में आएगी तो दवा के बाजार में आने के पहले एक सर्टेन नंबर के जो व्यक्ति हैं उन पर उसका परीक्षण अनिवार्य है, और परीक्षण के जो परिणाम होंगे उसके आधार पर तय हुआ था कि दवा बाजार में आएगी या नहीं आएगी। स्वाभाविक रूप से यदि किन्हीं बच्चों की दवा आ रही है बाजार में तो किस पर परीक्षण होगा? बच्चों पर। और फिर उसमें सहमति का एक कॉलम है कि सहमति लिया जाना अनिवार्य है, लेकिन बच्चों की सहमति मान्य भी नहीं कई मायनों में। तो उसके लिए कि वो दवा के परीक्षण के लिए भी कई बार ट्रैफिकिंग होती है और उसमें बच्चों को रखा जाता है, वीडियोग्राफी होती है, उनके ऊपर परीक्षण किए जाते हैं। इस परीक्षण के दौरान कई बार बच्चे अपनी जान से हाथ भी धो बैठे हैं। ऐसे बहुत सारे एविडेंस हैं। तो ये एक मसला और है। मध्य प्रदेश कई मामलों में थोड़ा अनूठा भी है। मध्य प्रदेश से एक प्रकरण और भी आया जिसमें पांडित्य कर्म के लिए बच्चों की ट्रैफिकिंग की। ये क्या, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कटनी से कुछ बच्चे जो छत्तीसगढ़ के और अलग अलग जगह के बच्चे संस्कृत पाठशाला में पढ़ने के लिए आए, और वहाँ से चूंकि वो बच्चे पांडित्य कर्म जानते थे तो इन बच्चों को मुंबई लेकर गया एक गिरोह। और सोचिए, हमारे जो आमतौर पर जो आपके दर्शक होंगे या जो हमारे मिलने जुलने वाले लोग हैं वो कई बार ऐसा करते हैं कि जो हमारे आफ्टर डेथ रिचुअल्स है उसमें हम मान के चलते हैं कि 13 पंडितों को भोजन कराना है, इतने पंडितों को ब्राह्मण भोज, लेकिन कई बार एक साथ ब्राह्मण मिल नहीं रहे। तो ये जो ट्रैफिक करके लेके गए, चूंकि ये संस्कृत पाठशाला के बच्चे थे, ये पांडित कर्म जानते थे, ये मंत्रोच्चार जानते थे, तो इनको लेकर गए और इनको एक जगह रखकर केवल उन घरों में जहां पर आफ्टर डेथ जो रिचुअल्स हो रहे हैं उनमें एक साथ पंडितों की डिलीवरी कराने के लिए भी इन बच्चों का इस्तेमाल। जो अपन तेरही के दिन जो अपन भोजन कराते हैं, तेरहवीं ये मंत्रोच्चार भी हैं उसमें जो भी। तो अब देखिए, हमें आमतौर पर हम कितना शॉर्टकट अपना रहे हैं। हमने किसी से कह दिया भैया कि 21 पंडित बुला दे, लेकिन वो पंडित जी आए कहाँ से, वो बच्चे आए कहाँ से, वो हम कई बार इसको बिसार देते हैं और इसके चलते ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तो अब आप देखिए कि यदि एक बच्चे की एक घर में दक्षिणा मिल रही है 1001 रुपये, 18 बच्चे यदि वहाँ एक साथ भोजन करेंगे तो 18,000 रुपये। और यदि दिन में 8-8, 10-10 बार उन बच्चों को भोजन कराया जाए, क्योंकि ट्रैफिकिंग में एक सबसे विशेषता यह है कि कई बार बहुत सारे बच्चे भूखे रहते हैं, उनको खाना नसीब नहीं होता। इन बच्चों के साथ ये कह सकते हैं कि इन बच्चों की फ्लाइट थोड़ी दूसरी थी कि इनको खाना तो इतना मिल रहा है कि ठूसा जा रहा है, लेकिन इनमें से कई बच्चे जब लौटे उन्होंने कई बार 6-6 महीने तक मिठाई को हाथ नहीं लगाया फिर, क्योंकि जो ट्रॉमा है वो ट्रॉमा आपको निर्धारित करता है कि यार कि अब बच्चे मतलब कैसे रिएक्ट करेंगे। तो इस तरीके के अलग अलग प्रकरण, ये एक प्रकरण है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस तरीके के प्रकरणों के लिए भी ट्रैफिकिंग का इस्तेमाल। सर ये एक प्रकरण तो आप जो बता रहे हैं ये शायद पकड़ में आया होगा। एग्जैक्टली, लेकिन हाँ, ट्रेंड के लिहाज से मैं बोल रहा हूँ ये इस तरीके के ट्रेंड। इस लेवल तक इंटरेस्टिंग चीज है जिस भोपाल में मैं और आप बैठ के चर्चा कर रहे हैं, हम में से यहाँ के अधिकांश लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास जब गुजरात के ऊपरी क्षेत्रों में या राजस्थान के ऊपरी क्षेत्रों में ऑर्डर धीरे धीरे कम होता है, चारा कम हो रहा है, तो ऊंट वाले समूह अपनी भेड़ों के साथ यहाँ से गुजरते हैं। हमारा आम जो व्यक्ति है जो ऑफिस जाने की जद्दोजहद में है, कॉलेज जाने की जद्दोजहद, उसके जहन पर कभी भी ये सवाल ही नहीं आता कि इस समूह के साथ चलने वाले बच्चे को। और आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में लगभग 300-350 प्रकरण ऐसे आए हैं
जिसमें वो जो ऊँट वाला समूह है, वो बच्चों को लीज़ पर लेता है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 6 साल के लिए, और उसमें रहने वाले बच्चे लीज़ पर वहाँ काम करते हैं। वो दिन और रात 24 घंटे काम करेंगे। और इसमें अब आपका शायद सवाल हो सकता है, नहीं तो मैं ही जोड़ता हूँ उसको, कि इसमें कई बार पालकों की सहमति भी शामिल है। क्योंकि पालक कई बार गरीबी रेखा के नीचे हैं, गरीबी की स्थितियों से गुजर रहे हैं, तो उनको लगता है कि चलो बच्चे को बेहतर भोजन तो मिल जाएगा। सर इन बच्चों की एज क्या रहती है जिनका आप ज़िक्र कर रहे हैं? अंडर 14, अंडर 13, कई बार 10, 11 साल, 12 साल के बच्चे भी हमको दिखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब मैं और आप, यानी मैं एक सामान्य आदमी की तरह बात कर रहा हूँ, जिसको ट्रैफिकिंग की शायद समझ नहीं है या वो जानना नहीं चाहता, जब शहर से ये बच्चे गुजर रहे होते हैं, हमारी आंखों के सामने से गुजर रहे होते हैं, तब वो सवाल ही नहीं उठाता कि ये बच्चों को कहाँ लेके जा रहे हैं। हम ये मान बैठते हैं जानकर या अनजाने कि ये बच्चे तो इसी समूह के हैं, तो इसलिए वो बच्चे हमारे आसपास हमारी आंखों के सामने खटते रहते हैं और हम उन बच्चों के संबंध में कोई सवाल नहीं उठाते। सर क्या उन बच्चों को ये पता रहता है कि उनके साथ जो हो रहा है वो गलत? नहीं, बच्चा बच्चा है। देखिए, बच्चे को आप स्कूल भेज रहे हैं, बच्चा स्कूल जा रहा है। बच्चे को आप काम पर भेज रहे हैं, बच्चा काम पर जाएगा। कई बार मैं पालकों को दोष देता हूँ, कई बार पालकों को दोष नहीं भी देता हूँ कि हो सकता है ऐसी स्थिति नहीं है उनकी कि वो इस स्थिति में, हो सकता है किसी के बच्चे के माँ-बाप लाइलाज बीमारी से ग्रसित हैं और वो उस बच्चे को लालन-पालन बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे। तो सवाल ये है कि उसके लिए अलग से शासकीय व्यवस्थाएँ हैं। किसी दिन हम और चर्चा करेंगे, तब मैं ये आपके सामने ये भी रखूँगा आपके दर्शकों के लिए कि कौन-कौन सी व्यवस्थाएँ हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, जिसमें हम उन बच्चों को पहुँचा सकते हैं, या उन बच्चों को 4,000 रुपए प्रति माह तक की राशि भी मिल सकती है 18 साल की उम्र तक, यदि वो बच्चे पढ़ते रहें। लेकिन आप एक ग्रामीण क्षेत्र की कल्पना करिए कि वहाँ तक योजनाएँ, वहाँ तक ये बातें नहीं पहुँची हैं और उनको एक आसान विकल्प लगता है कि मेरा बच्चा आज भूख से पीड़ित है, एक काम करता हूँ मैं इस बच्चे को किसी के पास रख देता हूँ, 5,000 मिलेंगे, उससे ये परिवार भी चलेगा और बच्चे को 2 वक़्त का भोजन तो मिलेगा। ये सामान्य समझ है। लेकिन जब बच्चा वहाँ पहुँचता है, बच्चे को दिन-रात खटना पड़ रहा है, 24-24 घंटे बच्चे काम करते हैं और खाने के बाद कई बार 1 बार मिलेगा, कई बार 2 बार मिलेगा, घुड़कियाँ मिलेंगी, मार-पिटाई मिलेगी, वो सब अलग, वो बोनस है। तो हमारे यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ऊँट वाले, चराने वाले समूह, इनके साथ भी बच्चों के जाने की बहुत प्रचलन है और कई बार बैगिंग इंडस्ट्री बच्चों को लेती है। बैगिंग इंडस्ट्री। अब आप यदि मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो मैं ऐसा दावा कर सकता हूँ कि शायद यहाँ के 98% लोगों को नहीं पता होगा कि मध्य प्रदेश वो राज्य है जहाँ पर कानूनी रूप से भीख देना और भीख लेना कानूनन अपराध के रूप में मध्य प्रदेश का एक्ट है। आप सर भीख की बात कर रहे हैं, एक अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे मन में भी ख्याल आया था, सर आजकल भीख मांगने के तरीके बदल गए हैं। बिल्कुल। मैं न्यूज़पेपर का तो नाम नहीं लूँगा, लेकिन सर आप देखते हैं सिग्नल पे वो लोग न्यूज़पेपर बेचते हुए दिखते हैं और काम उनका वो न्यूज़पेपर बेचना नहीं होता है। तो सर जो न्यूज़पेपर वो बेच रहे हैं, क्या उसकी ज़िम्मेदारी नहीं होती है? बिल्कुल, मैं इस पे हाँ। करूँगा आपसे, लेकिन जी। बिल्कुल बात करूँगा। लेकिन अब आप इंटरेस्टिंग तरीके से देखें तो ये जो बैगिंग वाली इंडस्ट्री है, उसमें मध्य प्रदेश में कुछ एक प्रकरण ऐसे भी मिले हैं जिसमें बच्चों को जब रेस्क्यू कराया गया, तो आप देखेंगे कि एक बच्चा रेस्क्यू हुआ और उस बच्चे को देखा गया कि वो बच्चा हमारे सामने बैसाखी किस्त पे चल रहा है। तो आमतौर पर जो सामान्य रूप से हमको लगता है कि बच्चे के पैर में कोई दिक्कत है, तो हमको ऐसा लगता है एक सामान्य व्यक्ति के रूप में कि यार चलो इसको 10 रुपए की जगह 20 रुपए दे दो क्योंकि बच्चे को। लेकिन हम शायद उसके पीछे का नहीं सोच रहे कि ये हम ऐसा कर हम उस बच्चे की दिक्कतें और बढ़ा रहे हैं। तो जब उस बच्चे की जांच पड़ताल की गई, उस बच्चे को रेस्क्यू किया गया, तो पता चला कि बच्चे का जूता ऐसा सिला गया था कि एक जूता हील का है, एक जूता प्लेन है। तो यदि मेरे और आपके पैर में भी ऐसा ही जूता डाला जाए जिसका एक हील का है, और ऐसे जितने बच्चे इनके साथ जो करिश्मा किया जाता है, आप देखेंगे कि उनको लहंगा पहनाया जाएगा, वो लहंगा नीचे तक रहेगा, तो ये जो करिश्मे हैं ये हम देख नहीं पाते। आमतौर पर समझ ये भी आता है ट्रैफिकिंग के साथ काम करते के दौरान कि कई बार आप देखेंगे गोद में बच्चे हैं, बच्चों के मुंह से लार गिर रही है और ये कहा जाएगा कि देखिए साहब इसको बुखार आ गया है, बच्चा लार गिरा रहा है, इसके इलाज के लिए पैसा दे दीजिए। शायद हम सबको सुनकर अंदाजा आश्चर्य भी होगा और दुख भी होगा कि वो बच्चा जिसकी उम्र 1 साल की है, उसको हर 1-1 घंटे में अफीम चटाई जाती है, क्योंकि वो अफीम चाटेगा बच्चा अनकॉन्शियस रहेगा, इसलिए वो लार गिराएगा और वो लार मेरे और आपके जेब से पैसा निकाल। तो ये बहुत बहुत अमानवीय है, लेकिन बच्चों का इस्तेमाल बैगिंग इंडस्ट्री भी करती है और बहुत बड़े पैमाने पे करती है। कुछ फिल्म्स भी आई हमारे देश में जो बहुत इसकी भयावहता की तरफ इशारा करती हैं, और ऐसा नहीं है कि उसमें भोपाल अछूता है, भोपाल भी इसमें शामिल है, या बहुत छोटे-छोटे जिले मध्य प्रदेश के आप देखेंगे उसमें ट्रैफिक सिग्नल्स पे अलग-अलग जगह रेलवे स्टेशन के आसपास हमको बच्चे दिख जाएंगे। वो बच्चे भी कई बार ट्रैफिकिंग का शिकार होते हैं और वो इसमें शामिल।
जहाँ तक आपने ये बात कही कि आजकल ट्रैफिक बैगिंग के पैटर्न बदले, निश्चित रूप से बदले हैं, और उसमें कोई भी अखबार है, आपने नाम नहीं लिया, मैं भी नाम नहीं लेता हूँ, अखबार वो बेचते समय उसके ऊपर भी बच्चे लिख लेते हैं आजकल कि मैं भूखा हूँ, मैं इतने पढ़ता हूँ, आप 2 अखबार खरीदेंगे तो मेरे को कुछ मदद। तो कई बार हम ये भी देख रहे हैं कि वो बैगिंग इंडस्ट्री में नहीं आएगा, वो लेबर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वो चाइल्ड लेबर एक्ट को यदि आप देखेंगे तो चाइल्ड लेबर एक्ट ये कह रहा है कि जो परिभाषा का झोलमेल है उसके चलते ये सब होता है। एक्ट ये कहता है कि 14 साल से नीचे का बच्चा कहीं काम नहीं कर सकता, लेकिन यदि वो बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से लौटकर आने के बाद के घंटे और स्कूल जाने के पहले के घंटे में वो अपने पारिवारिक व्यवसाय में हाथ बटा सकता है। ये कानून है। कानून। हाँ। लेकिन पारिवारिक व्यवसाय में जो परिवार डिफाइन किया उसको आप इंटरेस्टिंग है, कानून कह रहा है कि परिवार को उन्होंने विस्तारित परिवार कहा है। माँ, पिता, माँ के भाई बहन और पिता के भाई बहन भी यदि किसी व्यवसाय में काम करते हैं, वहां जाकर बच्चा अपना हाथ बटा सकता है स्कूल जाने के बाद के घंटे, स्कूल से आने के बाद के घंटे और स्कूल। तो कई बार ये बच्चे इस परिभाषा के चलते इस पूरी प्रक्रिया में नहीं आ रहे, क्योंकि वो बैगिंग नहीं कर रहा है, और वो जब बेच भी रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हम तो अपने, मान लीजिए किसी के कोई मामा पहले से ये ठेकेदारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो अपने मामू के काम में हाथ बटा रहे हैं, तो कानूनन आप उसको छीन नहीं सकते। लेकिन दरअसल बच्चा इसमें प्रभावित होता है, लेकिन और ये कानून की परिभाषा के चलते इसलिए उस पर कई बार कार्रवाई भी नहीं। तो इस तरीके के अभी बहुत सारे केसेस मिल रहे हैं। जो आपका सवाल था कि मानव तस्करी के जो ट्रैफिकिंग के जो केसेस हैं उनमें किस किस तरीके के प्रकरण हमारे सामने अभी आते। सर किस तरह के और गिरोह, क्योंकि आपने अभी हमने गाड़ी में भी बात करी थी, तो सर और किस किस तरह के गिरोह इसमें काम करते हैं जो बच्चों को उठाने का या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, क्योंकि इसमें 16-17 साल के भी बच्चे शामिल हैं, तो वो तो सर मेंटली डेवलप हो चुके होते हैं, तो उनको किस तरीके से बरगलाया जाता है, या कौन लोग हैं जो स्पेसिफिकली इसी तरीके से काम करते हैं? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से सर इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि वो फला इंसान बच्चा चोर था तो उसकी मॉब लिंचिंग हो गई, या इस तरह की खबरें भी आती हैं। तो सर ये किस तरह के गिरोह होते हैं? जी, आ, आ, कुछ कुछ गिरोहों पर हमारी थोड़ी समझ बनी है। जैसे एक एक गिरोह से के साथ हमने काम किया। हमारा काम करने का मतलब ये है कि हमने उस गिरोह पर रिसर्च किया, उसके साथ काम किया, तो हमें ये समझ में आया कि कुछ गिरोह हमारे पास ऐसे हैं हमारे मध्य प्रदेश में जो 3 दिन से लेकर 3 साल तक के बच्चे बेचने का धंधा करते हैं। उसमें उसके क्लाइंट कौन है? उसके क्लाइंट वो दंपत्तियां हैं कई बार जिनके बच्चे पैदा नहीं हुए, और उन्होंने कहा कि हमको कोई बच्चा चाहिए। तो ये जो गिरोह है ये उन व्यक्तियों को बच्चा इलीगल तरीके से उपलब्ध करा देगा। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि इनके काम करने का यदि आप तरीका देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, जैसे एक गिरोह को हमने बस्ट किया, वो अलीराजपुर से बच्चे बेचने का धंधा करते थे, और वो छोटे बच्चों को लेते थे और छोटे बच्चों को बेचते थे। तो हमने उनके साथ 6 महीने 7 महीने तक की प्रोसेस की। 3-4 महीने तक तो वो लगातार यही कहते थे कि नहीं हम आपको किसी ने गलत सूचना दी और हम बच्चे नहीं बेचते। लेकिन फिर उन्होंने व्हाट्सएप पे बच्चों की फ़ोटो भेजी, रेट तय किया, और बच्चा आप एज ए कस्टमर उनसे कॉन्टैक्ट एज ए कस्टमर हम लोग जाके उनसे बच्चा लेकर आए। तो उन्होंने 4 शर्तें कही, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब हम ट्रैफिकिंग की परिभाषा पर जाएंगे, ट्रैफिकिंग की परिभाषा ये भी कहती है कि कानूनी या गैर कानूनी तरीके से, और हमारी सामान्य समझ ये कहती है कि कानूनी तरीके से कोई ट्रैफिकिंग हो नहीं सकता। लेकिन ये जो गिरोह जब हमने बस्ट किया तो उन्होंने कहा कि हम 4 शर्तों पर ही बच्चा देंगे। पहला कि आधार कार्ड कंपलसरी है। अब आप ये बताइए कि जब ट्रैफिकिंग से हम कोई बच्चा खरीद रहे हैं तो उसमें आधार कार्ड कंपलसरी कैसे हो? अब यहीं से कहानी निकलती है कि जो परिभाषा है कि कानूनी या गैर कानूनी तरीके से, तो ये गिरोह क्या करता था कि जो आधार कार्ड लेता था दंपत्ति के, उस आधार कार्ड के बेस पर उस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के देते हैं। अब बर्थ सर्टिफिकेट हमारे देश में पहला लीगल डॉक्यूमेंट है किसी भी व्यक्ति का, और यदि मैं और एक महिला, जो कि हम इस गिरोह को बस्ट करने के लिए मेरे साथ मध्य प्रदेश पुलिस के सब इंस्पेक्टर आदरणीय चंचला सोनी मैडम और हम दोनों मिलकर वहां गए और हमने इस रैकेट को बस्ट किया, तो उनने हमारे आधार कार्ड मांगे। अब यदि हमने जो बच्चे को वहां से लिया उस गिरोह से, और जैसे ही हम उस बच्चे को लेकर निकल रहे हैं, वो हमारे हाथ में उस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट थमा देते। जैसे ही ये बर्थ सर्टिफिकेट थमाया, ये पूरा कानूनी, क्योंकि उसके बाद मैं जैसे उस बच्चे को लेकर कहीं भी निकलूंगा, कोई भी एजेंसी यानी पुलिस की कोई भी एजेंसी मुझे रोकती है, मैं कहूँगा साहब ये मेरा बच्चा है और ये देखिए मेरे पास इस बच्चे का लीगल।
ये कानूनी तरीके से अंगली जामा पहनाने वाला, ये भी मॉडस ऑपरेंडी चलती है। तो एक गिरोह हमने ऐसा बस्ट किया जिससे हमने बच्चा लिया, खरीदा, माफ़ करिए मैं खरीदे बेचने जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन हमने उससे बच्चा खरीदा, फिर उसके बाद हमने इस रैकेट को बस्ट किया। तो इन पता चला कि इन्होंने 5 राज्यों में 100 के आसपास बच्चे बेचे थे और फिर इस गिरोह से ये बच्चे रेस्क्यू हुए। कितने ड्यूरेशन में सर ये 100 बच्चे और लगभग 1 साल के अंदर। मतलब सिर्फ 1 साल की बात कर रहे हैं हम। और इंटरेस्टिंग है कि इसमें 29 आरोपी पकड़ाए हैं। जी। और जो आप कह रहे थे वो बहुत इंटरेस्टिंग है आपके दर्शकों को समझने के लिए कि आमतौर पर जब भी हम कहते हैं कि बच्चा गुमा, तो हमारे जहन में बचपन से ही भरा है या हमारी सामान्य समझ ऐसी है कि कोई बाबा आएगा वो झोले में डाल कर ले जाएगा। लेकिन ये पूरा बदल गया सिनेरियो। जिस व्यक्ति से हमने बच्चा लिया वो बहुत एक ठेकेदारी के उसमें थे, पेट्रोल पंप या उनमें कुछ उनकी हिस्सेदारियां थी, यानी उस तरीके के व्यक्ति हैं। इसमें हमने 29 आरोपी जो पकड़े उनमें से 2 MBBS डॉक्टर भी मिले हैं। तो आमतौर पर हमारी समझ ऐसी बोलती है कि नहीं डॉक्टर्स या इस तरीके के लोग इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन ये गिरोह ने हमको बताया कि वो सब भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो एक तरह का गिरोह मैंने आपके सामने ये शेयर किया। दूसरे एक गिरोह का भी हमने और बस्ट किया। उस गिरोह से हमको ये पता चला कि 13, 14, 15, 16 साल की बालिकाएं और वैसे इलाके जिनकी हमने पहले भी चर्चा की है कि मंडला, डिडोरी, बालाघाट, सिंधी, वहाँ के बालिकाओं को ऐसे लोग जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं या हो सकता है कि किसी का अंग भंग हो या किसी के साथ व्यसन की दिक्कत हो कि वो नशा करता है, उनके विवाह नहीं हो रहे, ऐसे लोगों को वो वहाँ से लाकर विवाह के लिए उन बालिकाओं को बेचने का वो दूसरा मॉडस, वो दूसरा एक प्रकार का गिरोह था। तीसरा गिरोह हमारे यहाँ पर और जो काम करता है वो कई बार बैगिंग इंडस्ट्री में बच्चों को ले जाने के लिए। तो ऐसे अलग अलग गिरोह हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं और इन गिरोहों की मॉडस ऑपरेंडी भी बिल्कुल अलग है। जिनमें जब मैंने विवाह की बात कर रहा हूँ तो आज से यदि आप 3 साल पहले तक का देखेंगे, कोविड के पहले तक, जी। कोविड के पहले तक विवाह के संदर्भ में ही होता था कि बालिका आती थी और एक घर में ही उसका विवाह होता था। कोविड के बाद के बहुत सारे प्रकरण बता रहे हैं कि अभी हमने उड़ीसा से किसी बालिका को लेकर आ गए, खरीद कर लेकर आ गए और यहाँ किसी का विवाह करा दिया, लेकिन अब वो बालिका केवल एक घर में नहीं, उस बालिका को इस तरीके से तैयार किया जा रहा है या गिरोह उसके साथ ऐसे काम करता है कि उस बालिका को फिर निकालेंगे, आज मेरे साथ विवाह कराया, फिर निकाल लेंगे उस घर से, आज दूसरे किसी व्यक्ति के साथ विवाह करा दिया, फिर इस घर से निकालेंगे तीसरा। तो अभी सागर या बुंदेलखंड के हिस्सों में बहुत सारे प्रकरण ऐसे आ रहे हैं जिसमें एक बालिका को 4-4, 5-5 जगह भी बेचा। तो ये धीरे धीरे पैटर्न भी चेंज होते जा रहा है और इनकी मॉडस ऑपरेंडी भी चेंज। सर आपने शादी की बात करी जी। फिर आपने कहा कि एक ही बच्ची को कई कई घरों में शादी कराई जा रही है, तो सर जो व्यक्ति शादी कर रहा है वो कैसे तैयार हो जाता है कि हाँ अब इसकी दूसरी जगह शादी कर दो आप? उसको पता नहीं ना कि मेरी पत्नी को निकाल के कहाँ ले गए। निकालते कैसे हैं सर फिर ये लोग? वही मॉडस ऑपरेंडी है और एक्चुअली वहीं पर एजेंसी इसको काम करना है। हम आ गए हिस्से में थोड़े और आएंगे कि एजेंसी क्या काम कर रही है, मध्य प्रदेश में गैप क्या हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि यही तो एजेंसी को काम करना है कि हमको इनके पैटर्न समझना है, मॉडस ऑपरेंडी समझना, फिर काम करना। क्योंकि वो तो एक कदम आगे चल के काम कर रहा है ना, कि उन्होंने बच्चों को कैसे तैयार कर लिया कि उस घर से बच्ची को निकाल लिया, कि पति को पता ही नहीं कि मेरी बीवी कहाँ चली गई। अच्छा ये जो सर केसेस निकल के आते हैं कि लड़की ने शादी करी और शादी करके गहने लेके भाग गई, हाँ, वो लूट का एक धंधा हो, वो लूट का हो गया। का धंधा हो गया। जी। उसमें हो सकता है उसमें ट्रैफिकिंग भी शामिल हो, हाँ। उस बच्ची को कहीं से लाए, बाद में बच्ची उसमें शामिल हो गई। हाँ, आपने अच्छा बोला कि जब इस तरीके की लूट या उस तरह के धंधे आ रहे हैं तो आजकल आप आदिवासी क्षेत्रों में एजेंट का रोल देखेंगे। जी। हम लोग गांव में होली, मैं इसको ऐसे समझ रहा हूँ कि हम लोग गांव में होली खेलते थे, तो हम अपने जो दोस्तों का समूह था इसमें से किसी एक दोस्त को रंग नहीं लगा। क्यों रंग नहीं लगाते थे? बाकी सब रंगे हुए हैं। उसका काम होता था कि हर उस दोस्त के घर पर जाकर दरवाजा खुलवाना कि देख मैं भी रंग से लगा नहीं हूँ, तो दरवाजा खोल ले, मैं तेरे घर में छिप के बैठ जाऊंगा। वो लोग तो रंगे हुए, हाँ। और फिर जैसे ही उस घर में गए वो फिर उस बच्चे को निकाल लिया। ठीक। आज ट्रैफिकिंग में ये मैंने उदाहरण आपको इसलिए दिया कि मान लीजिए एक गांव से 5 बालिकाओं को लेकर दिल्ली गए काम दिलाने के नाम पर, पालकों की सहमति भी है, जी जी। बच्चे की भी सहमति है। उसमें से 4 बालिकाएं हो सकता है ट्रैफिकिंग में चली गई। एक बच्ची को उन्होंने बचा लिया, उसके पहनावा बिल्कुल बदल दिया गया, उसका रहन सहन बदल दिया गया, उसको एक बढ़िया सा मोबाइल दे दिया गया, और फिर वो बच्ची अब गांव में वापस लौट और कहती है देखिए हम 5 लोग गए थे, वो 4 अलग काम कर रहे हैं, मेरी स्थिति देखिए आप, मैं कैसी हो गई हूँ, तो यदि तुमको चलना है तो तुम भी चलो। तो वो जो हमारा एक दोस्त था जिसको हमने रंग नहीं लगाया था और वो दूसरे लोगों को निकालने का काम करता था घरों से, अब ये बालिका का वही काम है
कि वो एजेंट की तरह काम कर रही है उस गिरोह के लिए, अपने ही गांव की दूसरी बच्चियों को ले जाने के लिए अब इस बच्ची का। तो इस तरीके से भी मॉडस ऑपरेंडी धीरे धीरे बदल रही हैं। अभी बिहार की तरफ एक नया केस आया जो मध्य प्रदेश का नहीं है, लेकिन ये जो रैपिडो बाइकर्स है, जी हाँ, रैपिडो बाइकर्स का एक नया ट्रेंड आया कि रैपिडो बाइकर्स के पास लोगों के नंबर आते हैं। हाँ, और वो कई बार ये देखते हैं, हाव भाव से, बातचीत से पता लगा रहे हैं कि ये बच्चा या जो बालिका शहर में पढ़ने आई है वो यहाँ की नहीं। उसका नंबर मिला, उसके साथ बातचीत करना शुरू किया गया, बरगलाया, लंबा समय लगाया, फिर एक दिन बच्ची ट्रैफिक। तो बहुत अलग अलग तरीके के ट्रेंड्स हमारे सामने आ रहे हैं, और ये ट्रेंड्स ये बता रहे हैं कि इंडस्ट्री कितना तेजी से काम कर रही है वो इंडस्ट्री। और आप देखेंगे पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा व्यवसाय है ट्रैफिकिंग। सर आपने इसकी बाइक टैक्सी की बात करी, तो सर टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं, टेक्नोलॉजी के साथ ये लोग भी अपडेट होते जा रहे हैं। एग्जैक्टली। और डेटा वैसे भी आज की तारीख में, डेटा की सर क्या मतलब, तेल के बाद में सबसे अच्छी चीज़ आज की तारीख में डेटा ही है। इसीलिए उसके अभी डेटा प्रोटेक्शन लॉ भी हमारे यहाँ आने वाला है। तो सर डेटा के कारण, जैसा कि आपने बोला, मोबाइल नंबर आ जाते हैं, बरगलाया जाता है, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि सर गवर्नमेंट फिर इसके लिए क्या कर रही है। आपने क्योंकि अभी पुलिस का भी जिक्र किया था बीच में, तो गवर्नमेंट या फिर हम कहें पुलिस प्रशासन इस पूरी चीज़ में किस तरीके से आपका सहयोग करता है? एक तो मेरे सहयोग करने की या हमारे सहयोग करने की एक बात है जी, लेकिन मैं ऐसे उसको रखूं कि हमारे पास मैकेनिज्म क्या है। मान लीजिए आपको एक बच्चे की जानकारी मिल गई, तो हम उसको कहाँ पहुँचाएं, क्या करें। तो आप देखेंगे कि एक तो हर थाने में, एक तो 100 नंबर हमारे पास ही है, लेकिन पुलिस ने व्यवस्था ये की है, या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हमारे देश में आया, उसके अंतर्गत अब हर थाने में चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर की नियुक्ति हुई है। आमतौर पर हमारे 90%, 99% जनता को ये पता नहीं है कि हर थाने में अब चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर हैं। और इनकी नियुक्ति कैसी, ऐसा नहीं कि कोई अलग ऑफिसर नियुक्त कर दिया, लेकिन अपने ऑफिसर्स में से एक व्यक्ति को चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर नियुक्त किया है। एक तो ये, और ये व्यक्ति सामान्य यानी सादी वर्दी में रहकर बच्चों के साथ डील करते हैं। क्यों? क्योंकि आमतौर पर हम उस समाज से आते हैं जहाँ एक हौवा है, बचपन से ही हमको कहते हैं कि दूध पी ले नहीं तो पुलिस आ जाएगी। यानी पुलिस के साथ हमारा एक वैसा डर का एक रिश्ता बना, में एक डर बैठा हो। जी। इसलिए इसकी पूरी संरचना ऐसी की गई है कि वो व्यक्ति सादी वर्दी में रहकर बच्चों के साथ डील करेंगे, तो हम उनको सूचना दे सकते हैं। दूसरा, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट हर जिले में अभी एस्टेब्लिश की गई है, जो केवल और केवल ट्रैफिकिंग के लिहाज से ही इस कामकाज को देखती हैं। तो ये दो मैकेनिज्म हमारे पास है। फिर आप देखेंगे कि मिसिंग चिल्ड्रन के संदर्भ में एक अलग से पोर्टल है, khoyapaaya.gov.in है। तो ऐसे पोर्टल्स हैं, वहाँ पर भी फोटोग्राफ्स और ये सब अपलोड की जाती है। उस स्तर पर एक तरीके का काम हो रहा है। दिक्कत ये है, जो इसमें प्रॉब्लम्स हैं, उसमें प्रॉब्लम ये है कि ये एजेंसी को जितने प्रॉम्प्ट तरीके से काम करना चाहिए और जिस तरीके से काम करना चाहिए, कई बार उसमें चूक हो रही। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जब हम मध्य प्रदेश में जिन इलाकों से बच्चे गायब हो रहे हैं, वहाँ की पुलिस कैसे काम करेगी, और जिन इलाकों में बच्चे आ रहे हैं वहाँ की पुलिस कैसे काम करेगी, इसका एक अलग एसओपी होना चाहिए। मतलब अगर उन दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं है, नहीं, हाँ, सामंजस्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ के मान लीजिए 20 जिले ऐसे हैं जहाँ से बच्चे गुम रहे जी, वहाँ की पुलिस को ये काम करना पड़ेगा कि बच्चे गुमे ना। ठीक। जिस इलाकों में बच्चे जा रहे हैं, यानी डंप किए जा रहे हैं, वहाँ की पुलिस को ये काम करना पड़ेगा कि यहाँ बच्चे आए ना। लेकिन आमतौर पर अभी क्या हो रहा है जी, एजेंसी जो काम कर रही है वो 52 जिलों में एक सा काम, एक सा पैटर्न है, एक सा काम। तो अभी हमको क्या दिक्कत है, यानी हमारे यहाँ जो काम करने की जरूरत है वो ये है, एक तो रीजन वाइज मैपिंग चाहिए, रीजनल बेसिस जी, एक रीजन वाइज मैपिंग चाहिए कि बच्चे यहाँ से किन कारणों से जाते हैं, और एक किस एरिया से किस किस कारण से जा रहे हैं। तो रीजन वाइज मैपिंग एंड रीजन वाइज मैपिंग, वो जब ये मैपिंग होगी तो हमारी पुलिस की फिर ट्रेनिंग उस हिसाब से होगी कि आपको इस एरिया में इस तरीके से काम करना है और आपको इस एरिया में इस तरीके से काम करना है। लगता है सर बुनियाद पे चोट करने की आपको तैयारी करनी है। एग्जैक्टली। और फिर दूसरा सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है कि पॉलिटिकल विल की बहुत जरूरत है हमारे यहाँ पर, हमारे यहाँ या पूरे देश में। और आप देखेंगे 18 साल तक से नीचे का बच्चा वोट बैंक में है, और वोट बैंक नहीं है इसलिए उसके इश्यूज जो हैं या वो प्रायोरिटी में। तो यदि आप देखेंगे कि जिस समय किसी मध्य प्रदेश सरकार के लिए या किसी प्रदेश की सरकार के लिए जिस समय ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बच्चों की ट्रैफिकिंग जब एक पॉलिटिकल इश्यू के रूप में आएगा तो ये मशीनरी ऑटोमेटिक काम। लेकिन सर जब ये मुद्दा इतना बड़ा है जी, तो फिर ये पॉलिटिकल इशू क्यों नहीं बन पा रहा है? मतलब इसको हम प्रायोरिटाइज क्यों नहीं कर रहे हैं?
नहीं, अभी पिछले कुछ सालों में आप देखेंगे मध्य प्रदेश सरकार ने इस पे सचेत होना शुरू हुआ है, ऑपरेशन मुस्कान और दूसरी चीज़ें चली हैं। बहुत सारी बालिकाओं को वापस भी लाने की तैयारियाँ हुई हैं, लेकिन अभी भी ये उस स्तर पर तो नहीं आया है। अभी भी जैसे आपने कहा था बिजली, सड़क, पानी शायद वो बड़े मुद्दे के रूप में हैं, लेकिन बच्चों के ये मुद्दे अभी भी प्राथमिकता में नहीं आए हैं और वही है कि पॉलिटिकल विल नहीं है। क्योंकि बच्चे जब तक राजनीति के केंद्र में नहीं होंगे, हमें लगता है तब तक ये जो विषय हैं, इन पर उतनी गंभीरता से नहीं सोचा जाएगा। एक और बात है सर कि जब भी कोई ऐसी यूनिट बनती है जैसा कि आपने ही बताया, तो आपके पास कोई इनपुट आया कि इस जगह पे ये फला व्यक्ति ऐसे काम कर रहा है। तो कई जगह पर सर ये भी होता है कि मतलब कहना तो सर सही नहीं है, पर अंदर भी कुछ लोग होते हैं जिनसे साठ-गांठ होती है। हो सकता है। तो सर फिर उन चीज़ों से आप कैसे टैकल करते हैं? या अपना ट्रस्ट आप कैसे सामने वाले के सामने रखते हैं कि इस तरह का कुछ हम लोगों को पकड़ में आया है? जी, एक सामाजिक संस्था होने के नाते और ट्रैफिकिंग पर काम करने के नाते हम कई बार अ, लंबे समय से पुलिस के संपर्क में हैं। एक तो हम पुलिस के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी शामिल हैं, मतलब आप ट्रेनिंग वगैरह करते हैं और ट्रेनिंग हम 2 तरीके से इस पे कर रहे हैं। एक तो ये है कि कानून की समझ, दूसरा ये है कि ये जो ज़मीनी वास्तविकताएँ अभी आपके सबके सामने आ रही हैं, वैसी ही वास्तविकताएँ पुलिस के पास पहुँच सके, ताकि पुलिस इन वास्तविकताओं के आधार पर अपनी रणनीति तैयार करे। एक तो उस तरीके के रिश्ते बहुत हैं, उन रिश्तों में बहुत आसान हो जाता है कि आप किसके साथ काम करेंगे या नहीं। और कई बार जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जाँच लेते हैं, जैसे हमने अलीराजपुर प्रकरण किया, जी, हाँ। तो इसमें आदरणीय तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय आदरणीय श्री विपुल सिंह जी और तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री सीमा अलावा मैडम जी, इन दोनों जैसे काबिल ऑफिसर्स के साथ हमने काम किया और फिर उन्होंने अपनी टीम बनाई और फिर हम इस रैकेट को बस्ट कर पाए। तो ऐसे ही अलग-अलग जिलों में पुलिस के आला अधिकारियों के साथ मिलकर ही इस तरीके के रणनीति बनाई जाती है और फिर काम किया। सर एक आम नागरिक होने के नाते जी। मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज आपसे मिली। जी। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि ये शायद ऐसा नहीं है कि कुछ एरियाज़ तक ही सीमित है। जी। मतलब मेरे पड़ोस में भी हो सकता है, मेरे मोहल्ले में भी हो सकता है। बेशक। तो सर मैं इस चीज़ को पहचानने के लिए, इस चीज़ के लिए अलर्ट रहने के लिए, मैं क्या सोच डेवलप करूँ अपनी, या किस नज़रिए से किन लोगों के ऊपर नज़र रखूँ? या हमारे दर्शक भी इसको सुन के यही सोचेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा? क्योंकि सब आम नागरिक ही हैं, आप पकड़ नहीं सकते आसानी से या आप पहचान नहीं सकते। सर उसके लिए हम किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? एक तो हमें अपने बच्चों की तैयारी करवाने की बहुत ज़रूरत है। जी। क्योंकि आमतौर पर हम वो समाज हैं, माफ़ करिए लेकिन हम वो समाज हैं, जो आमतौर पर अब घर में कोई अपरिचित व्यक्ति भी आता है तो उससे बच्चे से जाके कहते हैं कि ज़रा मिल के आ जाओ, अंकल आए। जी। मैं अंकल से मेरा कोई मतलब कोई दुर्भावना नहीं मेरे अंकल के प्रति, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमें आज उस व्यक्ति के बाद नज़र रखने की ज़रूरत है, जिसका इस बच्चे से रोज़ाना का कोई सरोकार नहीं। मेल-जोल जिससे मेल नहीं जोल होता है। दूसरा, हमको अपने बच्चों को कोड सिखाने की बहुत ज़रूरत है। जैसे आमतौर पर हम रॉ या उसमें देखते हैं कोई कोड सिखाते हैं, लेकिन मैं जैसे मेरे बच्चे के पास यदि आप जाएँगे और मेरे बच्चे से कहेंगे कि आपके पिताजी ने आपको बुलाया है, वो कहेगा अरे ठीक है, बहुत अच्छी बात, मैं मेरे पिताजी से बात। वो कहेंगे नहीं उसका एक्सीडेंट हो गया है, उन्होंने बुलाया। बोला हाँ, तो भी मैं मेरे पिताजी से बात। तो क्योंकि आमतौर पर हमने ऐसा तैयार किया कि पिताजी को एक्सीडेंट हो गया और बच्चा सीधे भाग। तो हमको एक तो बच्चों को तैयार करने की ज़रूरत है। दूसरा, अलग-अलग कॉलोनीज़ या गाँव खेड़े में इस तरीके की चर्चाएँ करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे यहाँ नहीं है। तो एक ये ज़रूरत है। दूसरा, जब स्कूल कॉलेजेस में आप देखेंगे, हम ये बहुत बार कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल कॉलेजेस के जो वार्षिकोत्सव होते हैं, जिसमें पालक भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, टीचर्स भी बैठे हैं और वो स्टाफ भी बैठा है जो रोज़ बच्चों की देख-रेख करता है, उसमें ऐसे विषय कभी समाहित नहीं। आप बता दीजिए जिस स्कूल से आप पढ़े, जिस स्कूल से मैं पढ़ा, उसमें कभी वार्षिकोत्सव में ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे विषय पे नुक्कड़ नाटक सुना या ही नहीं डिबेट सर कभी। या कुछ होता है। हाँ। तो ये जो यानी जिसको कहते हैं दिमाग का ताला खोलने के लिए ये जो छोटे-छोटे जतन हैं, ये करने की ज़रूरत है। और आप जैसे ये जो जतन कर रहे हैं, पॉडकास्ट करने का, जिससे अधिक तक लोगों तक ये बात पहुँच सके, वैसे ही मेनस्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर भी हमको इस तरीके के अभियान चलाने की ज़रूरत है, ताकि एक व्यक्ति ये समझ तो सके कि ये क्या चल रहा है। दूसरा, जैसे आप देखेंगे बहुत सारी जगहों पर भोपाल से एक बच्चा रेस्क्यू हुआ, जो असम का बच्चा था। अब आप देखेंगे जो हम 6वीं 7वीं में पढ़ रहे थे कि हमारे नैननक्श अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप ही विकसित होते हैं। यदि आपको भोपाल में एक ऐसी आँख वाला बच्चा दिख रहा है, जिसकी आँखें ऐसी हैं और जो हमको इशारा करता है कि ये बच्चा पूर्वोत्तर का है, तो मैं और आप सचेत क्यों नहीं होते? मैं और आप क्यों नहीं सोचते यार कि ये बच्चा भोपाल की सरजमी पर कैसा दिख रहा है हमको? लेकिन हम ऑफिस जाने की जल्दी में हैं, हम कॉलेज जाने की जल्दी में हैं, हम 1 मिनट के लिए रुक के उससे पूछ सकते हैं क्या कि बेटा तुम यहाँ कैसे आ गए? और जिस दिन मैं और आप ये करना शुरू कर देंगे, उस दिन वो व्यक्ति ये सोचना शुरू कर देगा कि नहीं, यहाँ की पब्लिक
यहाँ की जनता जागरूक और सचेत हो गई है, मुझे यहाँ पर शायद इस तरीके के बच्चों को डंप करने में अब दिक्कत होगी। सो ये तो शायद किसी डिक्शनरी में या किसी किताब में ये नहीं मिलेगा कि हम उस बच्चे से बातचीत कैसे करें, लेकिन ये कर सकते हैं। मैं और आप जब ट्रैवल कर रहे हैं, तब यदि कोई बच्चा किसी समूह के साथ अकेला है या कुछ बहुत सारे बच्चों का समूह किन्हीं लोगों के साथ जा रहा है, हो सकता है वो बच्चे खेलकूद की किसी प्रतिस्पर्धा में भाग लेने जा रहे हों, हो सकता है वो बच्चे स्कूल की किसी ट्रिप पे जा रहे हों, और हो सकता है कोई ट्रैफिकर उन बच्चों के समूह को लेकर जा रहा है। मैं और आप उस समूह से इतना पूछे कि बच्चों आप जा कहाँ रहे हो, इतना तो हम कर सकते हैं। जिस दिन हम ये सवाल करना शुरू कर देंगे, उस दिन बहुत सारे बच्चों को तो हम यूं ही बचा लेंगे। दरअसल हमारे समाज की दिक्कत यह है कि हम सवाल नहीं करते। और अपने समाज की क्या आस-पास दिक्कत है सर, हमें स्कूल लेवल पर भी ये चीज़ तो नहीं सिखाई जाती है ना। अब लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो शायद हमको नहीं सिखाया गया, हाँ, वो उसके लिए आज हम इन बच्चों को दांव पे नहीं लगा सकते। हमको सवाल तो करना ही पड़ेगा, और जब तक हम ये सवाल नहीं करेंगे, तब तक ये ट्रैफिकर्स या जो समाज के इस तरीके के जो लोग हैं, वो अपना काम धंधा हमारे बीच में बहुत आसानी से करते हैं। एक चीज़ और आपसे कह रहा हूँ, आजकल आप देखेंगे बहुत सारे जहाँ पर युवा साथी बहुत मिलते हैं, हो सकता है कि वो चाय की कोई दुकान, जी, हो सकता है कोई सैंडविच वैंडविच की दुकान हो, मैं कुछ दुकानों के नाम नहीं ले रहा हूँ। जैसे 7 नंबर पे आप देखेंगे बहुत सारे यंगस्टर, और उनके सामने यदि कोई बच्चा आ गया, तो बहुत अच्छे से वो युवा साथियों से मैं कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छे से कहते हैं कि, और बहुत गर्व से आजकल कह रहे हैं कि अपन किसी को पैसे वैसे नहीं देते, हम तो एक सैंडविच लेके ना उस बच्चे को खिला दें। और फिर एक फट से एक फोटो खींचते हैं और कहते हैं सेल्फी विद छोटू, और फिर लिखेंगे आज का दिन बन गया यार, आज एक बच्चे को सैंडविच खिलाया। प्लीज़ एक बार सोचिए कि आप वो सैंडविच खिलाकर उस बच्चे के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, या उस ट्रैफिकर का काम आसान कर रहे हैं जिसको शाम को बच्चे को खाना भी खिलाना होता है। अब उस बच्चे को खाना नहीं खिलाना होता, क्योंकि खाना खिलाने की वो यंगस्टर है जिसने बहुत शान के साथ सेल्फी विद छोटू के साथ फोटो डाली है, और उस बच्चे को आपने खाना खिला दिया, तो अब उस ट्रैफिकर को उस बच्चे के खाने का जतन नहीं करना। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बच्चे के साथ आप यही करिए। सोचिए, समझिए, अपने विवेक का इस्तेमाल करिए, फिर तय करिए कि हमको इसके साथ ये करना है कि नहीं। जिस दिन आप ये तोल मोल के ये फैसला करने लगेंगे, उस दिन हम आधे बच्चों को जो ट्रैफिकिंग में फंसे हुए हैं यूं ही बचाएंगे। चेतना को जगाना पड़ेगा, Exactly. सीधी सी बात है। एग्जैक्टली हमारे एक मित्र हैं, वो हमेशा कहते हैं कि फिफ्थ सेंस सब तो हम सब जानते हैं जी, लेकिन जो सिक्स्थ सेंस है, हमको उसको जगाने की, अपने आसपास थोड़ी नजर पैनी करने की जरूरत है। माफ करिए मैं उनका नाम मिस कर गया, लेकिन मुझे वो शेर बहुत याद आता है जी, कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, पीछे पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आप। जिस दिन ये आँच मेरे और आपके घरों में पहुंचेगी, जिस दिन मेरे और आपके घर के बच्चे जाने लगेंगे, क्या हम उस दिन चेतेंगे? या हमको ये भी पता चले कि सड़क पर यदि कोई बच्चा भीख मांगते हुए दिख रहा है, और हमको ऐसा भी लग रहा है कि ये जिस समूह के साथ या जिस व्यक्ति के साथ उसके साथ कोई मेल नहीं है, यदि हम उस दिन उठ खड़े हुए, हम इस देश से, इस प्रदेश से, इस दुनिया से ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे जड़ से मिटा दें। एक-एक आदमी को इस चीज़ को समझना पड़ेगा सर, और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता में फैलाने की कोशिश करनी है। एक सर आखिरी सवाल पे हम ये टॉपिक खत्म करते हैं कि आपने जिन बच्चों को रेस्क्यू किया, जी। कई सारों को रेस्क्यू किया, उसके बाद इनका क्या होता है? इनके परिवारों तक इनको कैसे पहुँचाया जाता है? या जैसा आपने बताया कई लोगों के परिवार नहीं भी मिलते हैं, जी। तो किस तरीके से फिर गवर्नमेंट या संस्थाएँ मिलकर उनको कैसे आगे बढ़ाने का काम करती हैं? इसमें हमारे यहाँ पर बहुत सुस्पष्ट व्यवस्था है। जैसे मान लीजिए 3 साल का कोई बच्चा ट्रैफिकर के गिरोह से मिल गया, तो हम वापस ले आए, या 6 साल से ऊपर का कोई बच्चा गिरोह से मिल गया, वापस ले आए, तो हमारे देश में, देश के हर जिले में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत, या जिसको हिंदी में किशोर न्याय अधिनियम कहते हैं, किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत हमारे यहाँ पर बाल कल्याण समितियां बनी। भोपाल में भी बनी, 5 मेंबर्स की एक कमेटी है, और ये जो कमेटी है इसको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का दर्जा प्राप्त। तो हम इस बच्चे को प्रोड्यूस करते हैं इस कमेटी के सामने। कमेटी फिर देखती है कि इस बच्चे के जैविक माता पिता यदि कहीं हैं, उसमें आधार कार्ड का इस्तेमाल होगा, बच्चे के फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल होगा, और यदि कहीं पूरे देश में उस बच्चे की रिपोर्ट लिखाई गई है गुमने की, तो वो जैविक माता पिता का तुरंत संपर्क करके बच्चे को जैविक माता पिता को सौंप दिया जाता है। फिर इसमें यह पता चला कि जैविक माता पिता ने ही बच्चे को बेचा था, और यदि बच्चा फिर से उनके पास चला गया, शायद उस बच्चे की रीट्रैफिकिंग होने की आशंका है। यदि समिति इस नतीजे पर पहुंचती है कि बच्चे को यहाँ नहीं भेजें, तो फिर समिति उसको, हमारे यहाँ पर कुछ होम्स हैं ऐसे बच्चों के लिए, उन होम्स में रखती है,
ठीक। तीसरा, यदि उस बच्चे के जैविक माता पिता का कोई पता ही नहीं चल रहा, तो ये बच्चे को फिर होम में रखेंगे और ये बच्चों के लिए फिर एक समिति विज्ञापन जारी करती है कि दिनांक इतने इतने तारीख को ये बच्चा अमुक अमुक स्थान पर फलाने कपड़े पहने हुए हमको मिला। यदि इस बच्चे के जैविक माता पिता यहाँ पर आकर इस बच्चे पर दावा प्रस्तुत करना चाहते हैं, वो इतने इतने दिन के अंदर आके दावा प्रस्तुत करें, अन्यथा इस बच्चे को लीगल फ्री घोषित कर दिया जाएगा। लीगल फ्री मतलब कानूनी रूप से इस बच्चे पर अब किसी का अधिकार नहीं रहा। लीगल फ्री मतलब इसका कोई लीगल गार्जियन नहीं है। लीगल गार्जियन नहीं। तो फिर ये बच्चा, ऐसे पेरेंट्स जो एडॉप्शन के लिए रेडी हैं, जिनको बच्चों को गोद लेना है, वो बच्चा उस सूची में जाएगा और उन पेरेंट्स के सामने फिर वो बच्चा जाएगा और फिर उस बच्चे को गोद दिया जा सकता है। वो बच्चा देश के बाहर भी गोद दिया जा सकता है, वो बच्चा देश के अंदर भी गोद दिया जा सकता है। तो जो बच्चे मिलते हैं उनको इस तरीके से वो करते हैं। फिर इसके साथ साथ ये भी है कि वो बच्चे के, जैसे मान लीजिए आर्थिक हालातों के चलते ही वो बच्चा ऐसा गया था, तो फिर समिति ये भी देखती है, उन परिवारों का पूरा डिटेल्स निकालती है कि किस हालातों में बच्चे गए थे, और यदि ऐसी स्थितियां सामने आती हैं तो फिर उनके पुनर्वास में वैसे ही विकल्प उनके सामने होते हैं कि परिवार को आजीविका के साधनों से जोड़ना, बच्चे को स्कूल से जोड़ना, बच्चे को ऐसी किसी योजना से जोड़ना कि बच्चे पर जो परिवार को भार आता है वो भार कहीं से मीट आउट हो सके, तो बच्चा फिर से ट्रैफिकिंग की गिरफ्त में ना जाए। तो पूरी एक सुस्पष्ट व्यवस्था है और वो सुस्पष्ट व्यवस्था के तहत ही बच्चे रिहेबिलिटेट होते हैं। उसमें हम जैसी संस्थाएं और ये जो CWC 15 दिन में, 30 दिन में, 1 महीने में, 6 महीने में इस बच्चों का फॉलोअप करती रहती है कि बच्चे सही जगह गए कि नहीं, या बच्चों के जैविक माता पिता मिले कि नहीं। सर अभी हम लोगों ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर बात करी, ये पूरा अलग ही मुद्दा हो गया। इसके साथ ही लेकिन क्योंकि हम लोग बच्चों की ट्रैफिकिंग की भी हमने बात करी, तो कहीं ना कहीं उसमें एक सेक्सुअल अब्यूज़ बहुत बड़ा टर्म है। लेकिन उसके साथ एक चीज़ आती है कि अब ट्रैफिकिंग तो सर ऐसा हो गया कि जो आपने क्षेत्र का बताया, अधिकार का बताया, लेकिन सर सेक्सुअल अब्यूज़ तो घर में भी होता है, जान पहचान के लोगों में भी होता है, और ऐसी जगह पर होता है जो कि सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रहती है। मैंने, मेरे जानने वालों में जो मेरे साथ उठने बैठने वाले लोग हैं, हम लोगों ने भी कई बार इस बारे में बात करी, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के बचपन में सर एक आध इंस्टेंस तो ऐसा आ जाता है कि जब उसको वो बैड टच की जो हम बात करते हैं वो उसने एक्सपीरियंस किया हुआ होता है। स्कूल से भी आजकल काफ़ी ज़्यादा मामले निकल कर सामने आते हैं, इसीलिए सर कई सारे स्कूल्स में तो सेक्शंस ही अलग कर दिए गए हैं आज की तारीख। मतलब फैकल्टीज तक को अलग अलग कर दिया गया है कि किसी भी तरीके से कोई चांस ही नहीं लेना चाहता। तो सर इसी से शुरू करते हैं कि आखिर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की जो हम बात कर रहे हैं, या बाल लैंगिक शोषण की जो हम बात करते हैं, वो सर है क्या? जी, सबसे पहले तो बहुत बधाई आपको कि आप इस तरीके के बच्चों के ये जो मुद्दे हैं इनको आप पकड़ रहे हैं। बाल लैंगिक शोषण जैसे शब्द में बहुत स्पष्ट है, बच्चों के साथ होने वाला लैंगिक शोषण। और जैसे हमने पहले बात की थी कि बच्चा यानी 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति। जी। तो लैंगिक शोषण वो है कि 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति के साथ, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, लड़का लड़की या कोई और जेंडर के साथ, किसी व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला सेक्सुअल वायलेंस, वो लैंगिक शोषण है। लेकिन अब आमतौर पर हमारे देश में ये समझ ऐसी मानी जाती है कि जब तक हम किसी को टच नहीं करते तब तक सेक्सुअल वायलेंस नहीं होता। लेकिन अभी बहुत सारे उदाहरण और बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि नॉन टच सेक्सुअल वायलेंस भी हमारे देश में विद्यमान है। तो अब मैं ये परिभाषा को थोड़ा आपके सामने व्यापक करता हूँ कि टच वायलेंस या नॉन टच, दोनों ही तरह का ऐसा वायलेंस जो किसी भी, जब उसमें इरादा, आपका लैंगिक इरादा चल के, वो सेक्सुअल वायलेंस की श्रेणी में आएगा। अब थोड़े आगे मैं आपको शेयर करूंगा कि जब हम नॉन टच सेक्सुअल वायलेंस की बात करते हैं तो वो क्या है जी, और टच सेक्सुअल वायलेंस तो बहुत स्पष्ट है कि वो क्या है। तो ये एक सेक्सुअल वायलेंस हमारे सामने आता है। लेकिन सर एक बहुत बड़ा मुद्दा आ जाता है कि हम जब भी सेक्सुअल अब्यूज़ की बात करते हैं तो माइंड सीधे सीधे हमें डायरेक्ट करता है कि लड़कियों की तरफ, बच्चियों की तरफ। लेकिन कई सारे मुद्दों में सर बच्चों की भी बारी आती है। बेशक हमारे देश में एक अध्ययन हुआ, हाँ, 2007 में एक अध्ययन हुआ है, महिला बाल विकास विभाग का जो केंद्रीय मंत्रालय है उसने ये अध्ययन कराया। 20,000 बच्चों के आसपास ये अध्ययन हुआ और बहुत बहुत अलार्मिंग इसके आंकड़े सामने आए। एक डेटा उसमें ये बताता है कि भारत में 53.22 यानी हर दूसरे बच्चे ने ये स्वीकार किया है कि उसके साथ किसी ना किसी तरीके का सेक्सुअल वायलेंस हुआ है, चाहे टच या नॉन टच। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग और है कि जब आप देखेंगे कि लड़कियों के साथ सेक्सुअल वायलेंस ज़्यादा है या लड़कों के साथ, तो इसमें ये बात भी सामने आती है कि लड़कों के साथ सेक्सुअल वायलेंस ज़्यादा है लड़कियों के अपेक्षा। लेकिन अब फिर एक इसके साथ सवाल ये भी जुड़कर आता है कि जब आप
डेटा देखेंगे, है ना, एक डेटा तो ये कह रहा है लड़कों के साथ भी सेक्सुअल वायलेंस ज़्यादा है लड़कियों की अपेक्षा, लेकिन जब आप रिपोर्टेड आंकड़े देखेंगे कि है ना कितने प्रतिशत ऐसे केस दर्ज हुए, तो उसमें आप देखेंगे लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, लड़कों की कम। अब स्वभावतः ये सवाल आएगा कि क्यों? आमतौर पर इसमें हमारा जो जेंडर स्टीरियोटाइप है, हम ऐसा मान के चलते हैं हमारा समाज कि जेंडर से केवल लड़कियां ही प्रभावित हो रही हैं। हाँ, नहीं, तो लड़के भी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि हम उस समाज से आ रहे हैं जिससे बचपन से ही हमारे दिमाग में ये घुट्टी भर दी गई, खासकर लड़कों को, कि मर्द को दर्द नहीं है। यानी यदि लड़कों के साथ सेक्सुअल वायलेंस या इस तरह की कोई भी घटनाएं घटित भी हुई हैं, तो वो अपने आप में वो अंदर ही अंदर जूझ रहा है वो लड़का कि मैं तो मर्द हूँ और मुझे तो दर्द नहीं होता है, यानी मुझे किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करना है, यदि मैंने एक्सप्रेस कर दिया तो ये जो पूरी कायनात है ये मुझे कमजोर सिद्ध करने लग जाएगी। एक तो ये मसला है। दूसरा, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि ना हम अपने बाप से कुछ शेयर कर सकते, ना हम अपने भाई से कुछ शेयर कर सकते। तो बच्चा अपने परिवार में माँ से तो बोलने से रहा, तो ना बाप से बात करेगा, ना भाई से बात करेगा, ना माँ के पास ये शेयर करेगा कि मेरे साथ सेक्सुअल वायलेंस। तीसरा, हमारा समाज ऐसा मान के ही नहीं चलता कि लड़कों के साथ भी कोई सेक्सुअल वायलेंस हो सकता है। इसलिए आप देखेंगे लड़कियों के साथ तो फिर भी हम सहेजते हैं कि इससे बात मत करो या उससे बात मत करो, लेकिन लड़कों को हम सबके साथ खुला छोड़ देते हैं कि तुम इसके साथ भी चले जाओ, उसके साथ भी चले जाओ। और चौथी बात यह है कि दरअसल हमने लड़कों को तैयार ही नहीं किया है कि वो इस तरह की स्थितियों को सोच समझ सकें और उसको रिपोर्ट करें। आप यदि लड़कियों के साथ देखेंगे, लड़कियों के साथ माहवारी के इश्यूज हैं, लड़कियों के साथ हो सकता है वो कहीं जा रही थी, उनको किसी ने छेड़ दिया, ये सारी बातें वो अपनी माँ के साथ बहुत सहज होकर कर देती हैं, या बड़ी बहन के साथ या दोस्त के साथ। ये ठीक लड़कों के साथ इसका उल्टा है कि हमारे साथ यदि ये कुछ होता भी रहेगा तो भी हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो उसका खामियाजा आप देखते हैं कि लड़कों के साथ सेक्सुअल वायलेंस ज़्यादा है लेकिन रिपोर्ट नहीं होते। और अब आप एक और देखेंगे, एक डेटा और देखेंगे कि बहुत सारे लड़कों के साथ, टीनेजर्स के साथ आत्महत्या के प्रकरण बढ़ रहे हैं। यदि आप उसके डेप्थ में जाएंगे तो हमको पता चलता है कि इस बच्चे के साथ सेक्सुअल वायलेंस था, किसी से कह नहीं पाया, अंदर ही अंदर घुटता रहा, अंततः बच्चे ने एक रास्ता चुन लिया आत्महत्या की तरफ। और आत्महत्या के कारण हम क्या देखते हैं कि नहीं, वो क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, वो ये नहीं कर पा रहा था, ये नहीं कर पा रहा। लेकिन ये जो पक्ष है ये दरअसल हमसे अछूता रहता है। बिल्टअप कह सकता है सर इसको, कि वहां से वो चीज बिल्टअप हुई, एक पॉइंट फिर वो अटेन किया। हाँ, और मैं वही कह रहा हूँ, हमने बच्चों को ऐसा तैयार ही नहीं किया है कि वो अपने साथ वाले इस तरह की चीज़ों को हमसे शेयर कर सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि डेटा कहता है लड़कों के साथ भी सेक्सुअल वायलेंस ज़्यादा, बल्कि ज़्यादा है, लड़कियों के साथ उसके अपेक्षाकृत कम है, लेकिन केसेस लड़कियों के दर। सर लड़कों के साथ हम सेक्सुअल वायलेंस की जब बात करते हैं, सर ये वायलेंस जो होता है ये करने वाले कौन तरह हो सकते हैं, प्लस इनकी सर साइकी क्या होती है? क्या ये लोग लड़का लड़की में भेद नहीं करते, या इनके लिए बस इजी टारगेट ही एक मोटिव होता है? देखिए, जो आपने बात कही वो इजी टारगेट इनका बच्चा है, वो चाहे लड़का है या लड़की है। दूसरी एक स्थिति ये है कि ये कोई अलग से लोग नहीं, हाँ, ये हमारे समाज में ही विद्यमान लोग हैं। क्योंकि ये जो स्टडी हुई, वो स्टडी ने एक और अलार्मिंग हमारे सामने डेटा दिया, और उसने कहा कि 50% से ज़्यादा जो मामले हैं सेक्सुअल वायलेंस के बच्चों के साथ, वो घरों के अंदर के मामले। मतलब डेटा में हर तीसरे बच्चे के साथ जो सेक्सुअल अब्यूज हुआ है वो घर में हुआ है। घर के अंदर। यानी इसके लिए फिर हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमको किसी की साइकिल पकड़ने की जरूरत नहीं। ये बहुत एक ऐसी परिघटना है जिस पर बस हमारा समाज बात करने से इनकार करता है, होता तो हमारे यहाँ, क्योंकि ये करने वाला कोई और नहीं है। अब आप यदि उसका डेटा भी देखेंगे, उसका विश्लेषण देखेंगे, तो आस पड़ोस के व्यक्ति, नातेदार, रिश्तेदार, या अपने घर का ही कोई परिचित या फिर सगा संबंधी, हो सकता है भाई, पिता, कोई भी हो सकता है, वो भी सेक्सुअल वायलेंस के यदि जिससे बच्चे प्रभावित होते हैं उनकी सूची में ये सब नाम भी शामिल। लेकिन सर फिर लेकिन तब भी एक वो बात तो आती है सर कि बच्चे होते हैं, तो उनके प्रति, इनको कि हम पेडोफाइल भी कहते हैं, एग्जैक्ट। तो इनके प्रति सर जो ये सोच डेवलप जिन लोगों में होती है, क्या वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हम उनको कह सकते हैं, या मतलब एक ह्यूमन टेंडेंसी जो होती है कि आप मतलब एक कॉमन भाषा में जो हम बात करते हैं कि आप बाहर अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हो, तो आप घर के अंदर ऐसे कारण ढूंढते हो जिनके के ऊपर आप अपना डोमिनेशन दिखा सको? आप निश्चित सही, आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, पीडोफाइल, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बच्चों के साथ इस तरीके के लैंगिक व्यवहार से उनको मानसिक संतुष्टि मिलती, ये बोलो। लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूँ, पीडोफाइल्स तो हैं, लेकिन इनका कोई चेहरा नहीं। हाँ। कि हम ये कह दें, कैटेगराइज कर लें कि ये व्यक्ति ये पीडोफाइल हो सकता है, ये नहीं हो सकता। आपने बिल्कुल सही कहा कि आप अपनी ताकत का इस्तेमाल
उन अबोध बालकों पर कर रहे हैं जो शायद जिनका से नहीं है, या वो जो बहुत हद तक अपनी बात रख नहीं पाते या उठा नहीं पाएंगे, उनके साथ आप इस तरीके का शक्ति प्रदर्शन करके उनको सेक्सुअली वायलेट। सर आप इस क्षेत्र में अच्छे से काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में इस चीज़ की क्या स्थिति है? जैसा मैंने कहा, देश और मध्य प्रदेश की स्थितियां बिल्कुल भिन्न नहीं है। हमारे यहाँ के हर दूसरे बच्चे ने ये स्वीकार किया है कि उसके साथ सेक्सुअल वायलेंस है। और आप अभी देखेंगे कि 2012 के पहले तक हमारे देश में ये केसेस बहुत कम आ रहे थे। सर कम आ रहे थे या कम रिपोर्ट हो रहे थे? हाँ, क्यों नहीं था? क्योंकि हमारे पास कोई कानूनी स्पष्ट रूप से परिभाषित व्यवस्था नहीं था। अच्छा। आप देखेंगे हमारे पास लड़कों के साथ होने वाले सेक्सुअल वायलेंस को एड्रेस करने के लिए हमारे पास एक धारा थी, कौन सी? 370। हाँ। उस धारा के अंतर्गत आप देखेंगे कि लड़कों के साथ होने वाले जो लैंगिक अपराध को अप्राकृतिक कृत्य कह दिया गया था। ठीक, लेकिन ऐसा माना नहीं गया था कि ये भी व्यापक रूप से विद्यमान है। आप आईपीसी में कुछ प्रावधान देखेंगे, वो थे, लेकिन ऐसा नहीं माना गया था कि 18 साल से कम उम्र की बालिका के साथ यदि किसी वस्तु का प्रयोग किया गया है, यानी उसके जननांगों के साथ पेन पेंसिल का प्रयोग किया गया, हम उसको बलात्कार की तरह नहीं देखते नहीं देखते थे। हाँ। लेकिन पीड़ा उस बच्चे को उतनी ही है। हाँ। तो ऐसे बहुत सारी चीजों के लिए, और ये अध्ययन आया, हाँ। तब हमारे देश में एक कानून की जरूरत पड़ी, और वो कानून 2012 में आया जी। जिसने बहुत स्पष्ट व्यवस्था दी हमारे देश में। उस कानून का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, यानी पॉक्सो एक्ट। जी। हिंदी में उसको कहा गया है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। अब देखिए इसमें स्पष्ट है, इसमें लैंगिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यौनिक का नहीं। क्यों? जैसे ही हम यौनिक शब्द इस्तेमाल करते थे, इसके पहले आप शब्दावली देखेंगे, हम यौनिक शब्द बहुत इस्तेमाल करते थे, क्योंकि हमारी इस पूरे समाज की ये समझ थी, यहाँ तक कि एजेंसीज की ये समझ थी कि ये केवल स्त्रियों के खिलाफ होने वाला अपराध है, इसलिए यौनी शब्द उसके साथ आता है, यौनिक में यौनी शब्द। लेकिन इस कानून में लैंगिक शब्द का इस्तेमाल किया गया, यानी लड़कों के साथ होने वाला लैंगिक अपराध, लड़कियों के साथ होने वाला लैंगिक अपराध, या किसी और लिंग के व्यक्ति के साथ होने वाला लैंगिक अपराध, इसलिए लैंगिक शब्द का इस्तेमाल किया गया। और इस कानून में के आने के पहले तक हमारी टच वायलेंस और नॉन टच वायलेंस पर भी ज्यादा समझ नहीं थी। हम ऐसा मान के चलते थे कि केवल सेक्सुअल वायलेंस यानी टच वायलेंस। नॉन टच जो वायलेंस है, मैं आपको नॉन टच वायलेंस के 2-3 उदाहरण देता हूं तो आपके दर्शकों को भी थोड़ा स्पष्ट होगा। मैं मोबाइल पर एक अश्लील फिल्म देख रहा हूं, या कोई अश्लील कंटेंट देख रहा हूं, या मान लीजिए मैं बस में सफर कर रहा हूं और मेरे पीछे कुछ 18 साल से कम उम्र के बच्चे या व्यक्ति बैठे हैं और वो मेरे साथ सफर कर रहे हैं। मैं अपने इस मोबाइल पर कंटेंट खुद देखता हूं, लेकिन मैं ऐसा देखता हूं कि ये कंटेंट उस व्यक्ति को दिखे, और इसके माध्यम से मैं उस व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, या उसको ये संदेश देना चाहता हूं कि मेरा उसके प्रति लैंगिक इरादा है। ये नॉन टच सेक्सुअल वायलेंस। मैं आपको एक उदाहरण और बताऊं। आमतौर पर हम बहुत सारे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए मैंने फेसबुक का इस्तेमाल, उसमें एक फीचर है पोक, वो कह रहा है छेड़ना। अब मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो 18 साल से ऊपर का व्यक्ति हूं, और मैं 18 साल से नीचे के किसी व्यक्ति को बार बार दिन में 10 बार पोक करता हूं, तो एक हाथ आएगा, वो कहेगा समवन इज वेविंग यू। लेकिन बच्चा यदि इसको ऐसा मानता है कि उस व्यक्ति का मेरे प्रति लैंगिक इरादा है, इंटेंशन उसका सेक्सुअल इंटेंट है, इसलिए वो बार बार मुझे परेशान कर रहा है, ये भी नॉन टच सेक्सुअल वायलेंस। तो इसके पहले तक हमने माना नहीं कि ये सब सेक्सुअल वायलेंस की श्रेणी में। हम कहते हैं किसी को कोहनी मारते चलना, किसी के जनांग पर हाथ फेर देना, हमको लगता था यही सेक्सुअल वायलेंस। लेकिन नॉन टच सेक्सुअल वायलेंस की भी पूरी एक श्रेणी इस कानून के अंतर्गत परिभाषित की। मैं एक और उदाहरण आपको देता हूँ कि आमतौर पर यदि आप देखेंगे, बहुत सारे युवाओं के समूह युवा साथियों के मोहल्ले में, गली मोहल्ले में खड़े होते हैं, और वो अंडर 18 बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ अश्लील कंटेंट पर बातचीत करते हैं। फिर बार बार कहेंगे कि नहीं बच्चे ऐसे ही सीखते हैं, तुम्हें क्या पता। लेकिन यदि किसी 18 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ किसी अश्लील बातचीत को रखना जो उसकी उम्र के अनुरूप नहीं है, ये भी नॉन टच सेक्सुअल वायलेंस की श्रेणी। आमतौर पर हम इसको मानते रहे, तो ये बहुत व्यापक हुआ, और ये सब हमारे समाज में, जो आपने सही कहा कि ये पहले से विद्यमान था, लेकिन हम किसी कानून के तहत इसको बांध नहीं सकते थे। लड़कों के साथ होने वाले सेक्सुअल वायलेंस को हम अप्राकृतिक कृत्य कह देते थे, और बाकी हमारे पास वो स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी नॉन टच सेक्सुअल वायलेंस के लिए। इसीलिए ये कानून आया, और अब आप देखेंगे पिछले 11 सालों में जब से ये कानून हमारे पास है, और बस रोज के हजारों हजार केस है
क्योंकि अब हमारे पास एक हथियार मिला है बच्चों को कि इस कानून के तहत वो अपने साथ होने वाले सेक्सुअल वायलेंस को एड्रेस कर सकते सर आपने कंटेंट की बात करी जी। और आपने एक बात कही कि अभी जिस समय में हम हैं ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सर एक मैं जब ऐसी सोचता हूँ इस बारे में तो एक ख्याल ये आता है कि क्या जब से इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा है, इंटरनेट का एक्सेस लोगों तक आसान हुआ, हालांकि सरकार ने काफ़ी सारे बैन लगाए हैं, बट सर प्रैक्टिकलिटी में वो सब चीज़ें काम नहीं कर पाती हैं। तो क्या इंटरनेट का इस्तेमाल आसान हो जाने से या लोगों का एक्सेस बढ़ जाने से लोगों को आइडियाज़ मिलना शुरू हुए हैं या लोगों के अंदर जो अर्जेस हैं, वो इतने बढ़ चुके हैं कि वो सेक्सुअल अब्यूज़ की तरफ ज़्यादा जाने लगे? दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। डेटा का जो इस्तेमाल है, अभी बहुत सारे ऐसे लोगों का अध्ययन हुआ है जिन्होंने सेक्सुअल वायलेंस किया है, चाहे बड़ों पे किए हैं या बच्चों पे किए हैं। उसके पहले उन्होंने कहीं न कहीं पोर्न कंटेंट देखा था। बहुत सारे विश्लेषण ऐसे बता रहे हैं। तो ये एक पक्ष तो है, लेकिन एक मानसिकता है, क्योंकि आपने कंटेंट देखा और कंटेंट आप तक रहा। क्योंकि आप एक एडल्ट, भारत में कोई एडल्ट व्यक्ति है, वो ये तय कर सकता है कि उसको क्या देखना है या क्या नहीं देखना। संविधान भी इजाज़त देता है। लेकिन उसके बाद यदि एक मानसिकता है आपकी कि मैं बच्चों के साथ ये सेक्सुअल वायलेंस करूँगा या कर सकता हूँ और उससे मुझे मानसिक संतुष्टि मिलेगी, वो मानसिकता का कोई इलाज नहीं, है ना? उस मानसिकता के चलते ये सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है और हमारे देश में बहुत पहले से ही विद्यमान रहा है। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, समझ नहीं थी और बच्चों की बात सुनने की हमारी ताकत नहीं थी। क्योंकि आप देखिए, कोई बच्चा यदि घर में आके कह रहा है कि फलाने अंकल ने मुझे आज गलत तरीके से टच किया, हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं कि अरे मैं अंकल को जाके बात करूंगा। हम बोलते हैं नहीं बेटा, तुम गलत सोच रहे हो, वो अंकल तुम्हारे यहाँ 20 साल से आ रहे हैं, क्या बात कर रहे हो तुम? वो तो मेरे 20 साल से मित्र हैं, तुमने कैसे कह दिया कि उन्होंने गलत टच किया है? तो हम अपने ही जो बच्चा अपने सामने बहुत विश्वास के साथ कह रहा है कि अंकल ने मुझे गलत टच किया, हम उस बच्चे की बात ना मानते हुए हम उस व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं या उसके पक्ष में खड़े होते दिखते हैं जिस व्यक्ति ने अपराध किया। तो ये उस बच्चे का मनोबल भी तोड़ता है और फिर ये बताता है उसको कि मुझे अपने साथ होने वाले सेक्सुअल वायलेंस की बात अपने घर में नहीं करनी, क्योंकि कोई मेरी सुनेगा नहीं। सर ये तो एक पक्ष हो गया सेक्सुअल वायलेंस का। जी। लेकिन जो अभी आपने बात कही कि फिर वो अपने घर में बताता है, फिर घर से वो सपोर्ट नहीं मिलता है और कहीं न कहीं सर फिर ये चीज़ बढ़ती है। बढ़ती है ऐसे। सर तो एक पीरियड ऑफ टाइम की अगर हम बात करें तो जब वो बच्चा या बच्ची वयस्क होता है, तब उसकी मानसिक स्थिति अपने परिवार को लेकर, समाज को लेकर क्या डेवलप हो सकती है? क्योंकि कुछ एक जो शोध मैंने देखे हैं, उनमें बताया जाता है कि जब भी कोई बच्चा अपने इस एक बैकग्राउंड के साथ बड़ा होता है, तो बड़े होकर उसमें अधिकतर इस तरह की चीज़ को और ज़्यादा करने की प्रवृत्ति आ जाती है क्योंकि उसको वही चीज़ सही लगती है, क्योंकि मेंटालिटी डेवलप हो चुकी है। इसमें हम लोग कई सारे सीरियल किलर्स के भी एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि उनकी मेंटालिटी साइकी उसी तरीके से डेवलप होती है। और सर दूसरी ये सुसाइडल टेंडेंसी उनमें बढ़ती है क्योंकि उनमें कहीं न कहीं वो एक पॉइंट आ चुका होता है कि एक पॉइंट के बाद में मेरे लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जब अपने ही नहीं सुन रहे तो दूसरे क्या होंगे? और सर लास्ट ये है कि वो उस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा एंगर इश्यूज़ में घुस चुका होता है कि वो किसी भी चीज़ को टैकल नहीं कर पाता। तो कहीं न कहीं एक समाज के तौर पर ये चीज़ गलत तरीके से आगे भी बढ़ती है शायद। बेशक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यदि इस पर काम करना क्यों ज़रूरी है और इस पे बात करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसके 2 कारण। जैसे ही किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ है, इसके साथ तात्कालिक कारण बहुत सारे निकल गए, है ना? और कुछ था ज़िंदगी चलने वाले, वो उसके प्रभाव। जी। एक तो ये है तात्कालिक, ये है बच्चा डर रहा है, बच्चा उस व्यक्ति के सामने आने से डरता है, उसको फोबिया है, उसको सपने आने लगे, उसको लगता है कि वो व्यक्ति मेरे सामने आ जाएगा, मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, ये सब कुछ है। लेकिन लॉन्ग टर्म में इस बच्चे के साथ क्या हुआ कि इसने इसको एक, जो आप कह रहे हैं कि उसके जीवन का एक हिस्सा बन गया, वो कभी भी उससे निकल नहीं पाया। और इसके साथ साथ अध्ययन ये भी कहता है कि किसी बच्चे के साथ 6 या उससे अधिक बार यदि सेक्सुअल वायलेंस हुआ है, तो बच्चा अपने शिकार ढूंढना शुरू करता है। मतलब उसमें तब वो साइकी डेवलप हो जाती है। वो शिकार ढूंढना शुरू करता है और वो ये सोचता है कि चलो मैं भी करके देखता हूँ कि इसमें क्या मजा है, या वो उसकी तरफ एंटर होना शुरू होता है। अब हम जब पुलिस ट्रेनिंग करते हैं तो हम पुलिस के सामने ये बात रखते हैं कि मान लीजिए आपके साथ किसी एक बच्चे के सेक्सुअल वायलेंस का केस आया और किसी अंडर 18 बच्चे ने ही वो सेक्सुअल वायलेंस किया, हम उस बच्चे को अपराधी की तरफ से देखेंगे या पीड़ित की तरफ से देखेंगे? हमारे पास एक ही जवाब है कि हम उसको अपराधी की तरह से देखें। लेकिन दरअसल वो परिणति है उसके साथ हुए गए सेक्सुअल वायलेंस, क्योंकि यदि उसके साथ लगातार सेक्सुअल वायलेंस होता रहा, एक समय ऐसा आया जब उस बच्चे ने सोचा कि मैं भी करके देखता हूँ, इसमें क्या मजा है, या वो उस प्रवृत्ति की तरफ चला गया। उस समय से वो सेक्सुअल वायलेंस का पीड़ित होने के साथ साथ अपराधी के रूप में सामने आया। तो वो एक बहुत
गड़बड़ स्थिति है। इसीलिए हम जब कहते हैं सेक्सुअल वायलेंस के विक्टिम के साथ तत्काल प्रभाव से काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो पढ़ाई पे नुकसान करते हैं, वो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा पे नुकसान करते हैं। कई बार बहुत बार ये देखा गया है कि बच्चे के जो बच्चे ने दैहिक यौन कर्म का जो धंधा है वो हमेशा के लिए अपना लिया, क्योंकि कई बार उसके साथ इतनी बार सेक्सुअल वायलेंस हुआ कि उसकी आदत बन गई और उसने फिर दैहिक यौन कर्म के धंधे में चला गया बच्चा। यदि आप प्लेटफॉर्म के बच्चे, मैंने प्लेटफॉर्म के बच्चों के साथ संयोग से कुछ 3-4-5 साल काम किया है, रेलवे प्लेटफॉर्म रेलवे प्लेटफॉर्म, जी, जैसे ही आप प्लेटफॉर्म के बच्चे से आप मिलके देखिए, आपको बच्चे की टेंडेंसी दिखेगी, बच्चे के हाथ कटे दिखेगी आपको पूरे। आप कभी भी बच्चों के साथ सफर करेंगे, बहुत सारे लोग सफर करते हैं, तो आप आम तौर पर हमारे समाज की धारणा क्या है, वो कहते हैं कि अरे देखा प्रेम में पड़े होंगे तो काट लिए। नहीं, उस बच्चे के साथ इतनी बार सेक्सुअल वायलेंस हुआ है, वहाँ के किसी वेंडर ने किया है, वहाँ के किसी स्टाफ ने किया है, क्योंकि वो बच्चा तो इस धरती पर बिल्कुल मतलब खुला घूम रहा है। उस वायलेंस का असर उस पर इतना है, ट्रॉमा इतना ज्यादा है कि उसको बार बार उसकी घटनाएं याद आ रही हैं, तो बच्चा उससे भूलने के लिए अपने आप को दर्द पहुंचा रहा है। वो हाथ काटता है क्योंकि ये दर्द होगा, तो वो दर्द, इस पीड़ा से वो बच्चा गुजर रहा है, क्योंकि उस दर्द से वो दर्द को काटने की कोशिश एक्चुअली, लेकिन वो ये सब साइकोलॉजिकल है। ऐसा नहीं कि ये कुछ वैसे ही है कि बच्चे ने ब्लेड मारी, लेकिन वो इतने दर्द से गुजर रहा है, कहेगा किसको, क्योंकि उसके पास ना माँ है, ना बाप है, ना कोई सिस्टम उसके साथ है। जो भी उसके साथ है वो उसको वायलेट करने के लिए खड़े हुए। तो ये बच्चों की टेंडेंसी भी हमारे सामने आती है। बच्चे अपने आप को भी हार्म पहुंचाने लगते हैं कई बार, और वो हार्म से दरअसल उस घटनाओं को या उन घटनाओं को भूलने की कोशिश कर रहे हैं जो उसके साथ लगातार। सर इन बच्चों के साथ फिर किस तरीके से काम किया जाएगा, क्योंकि इनकी तो ना रिपोर्ट होनी है, ना इनके ऊपर कोई गार्जियन है, बल्कि इनका शोषण ही किया जा रहा है। तो फिर इनको कैसे आप एम करेंगे कि नहीं, इनकी हमको जीवन को कैसे हम सही कर सकते हैं? फिर वही बात है, मतलब मैं इसको दो तरीके से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। एक, पहले कानूनी पक्ष बोल देता हूँ, फिर सामाजिक पक्ष बोल। एक कानूनी पक्ष यह है कि अब मुझे या आपको या आपके देख रहे किसी भी दर्शक को हमारे देश में 2012 के बाद यदि किसी को सेक्सुअल वायलेंस की जानकारी मिली है किसी बच्चे के साथ, तो उसको रिपोर्ट करना अनिवार्य है, नहीं तो उसके खिलाफ 6 महीने की सजा का प्रावधान है हमारे देश में। जिसको अगर पता भी चला है और वो नहीं बता रहा है। अब यदि रेलवे प्लेटफॉर्म पर रहने वाले किसी बच्चे के संबंध में किसी को कोई जानकारी मिलती है, वो मैं हूँ, आप हूँ, एक यात्री के तौर पर यदि आप हैं, वहाँ हो सकता है आप कोई वेंडर हैं, आप उसके तौर पर हैं, आप रेलवे के कोई कर्मचारी उसके तौर पर, कोई भी हो, आप एक सामान्य इंसान भी हैं, तो भी आपकी ये जिम्मेदारी कि आप रिपोर्ट करें। एक तो पहला ये। दूसरा, जब ये बच्चे हैं, हाँ, इसमें से एक और प्रवृत्ति है कि ये बच्चे नशे की तरफ बहुत उन्मुख होते हैं। क्यों नशे की तरफ? क्योंकि वो नशे में ये सब भूलना चाहते हैं, और जब वो बच्चा नशे की तरफ जाएगा तो उसके साथ सेक्सुअल वायलेंस होने की आशंका उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये चक्र है, बच्चे के साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ, बच्चे ने अपने आप को हार्म पहुंचाया, बच्चा नशे की तरफ बढ़ा, बच्चा जब नशे की तरफ गया उसके साथ फिर सेक्सुअल, ये चलता रहता है। तो जब इन बच्चों के साथ ये केसेस आते हैं, बच्चे रिपोर्ट करते हैं, फिर हम उसी बाल कल्याण समिति के पास पहुंचते हैं। बाल कल्याण समिति सबसे पहले इन बच्चों को डी एडिक्शन सेंटर भेज रही है, उनके साथ काउंसलिंग के लगातार सेशन चलते हैं, क्योंकि वो जो हार्म पहुंचा है, वो जो उसके दिमाग पर असर है, उस असर को दूर करना जरूरी है, उसको नशे से निकालना जरूरी है, और फिर उस बच्चे को किसी होम में पहुंचाना जरूरी है। तो सर जो ठेकेदारी कह लेते हैं जी, क्योंकि सर जो ठेकेदार इन लोगों से काम करवाते हैं, सब चाहे वो बेगिंग का हो या किसी भी प्रकार का हो, सर क्या वो लोग भी इन लोगों को नशे का आदी बनाते हैं? हो सकता है, बिल्कुल जी, क्योंकि बहुत सारे एविडेंस ऐसे हैं कि बच्चों को नशे का आदी बनाया जा रहा है, क्योंकि वो कई बार नशा फिर उन्हीं से खरीदेंगे, और वो नशे की गिरफ्त में आ गए तो फिर आप उनसे जो काम कराना चाहते हैं वो करा दें। वो बिल्कुल, मतलब बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं कि वो बच्चे के साथ सर एक केस मुझे याद आ रहा है, दिल्ली का केस था, एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं, निठारी कांड जी, उसमें सर चाइल्ड अब्यूज का ही मामला सामने आया था, प्लस उसमें मुझे एग्जैक्ट टर्म याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें बच्चों को मार के खाने की भी बात उस समय सामने आई थी जी। सर। ये अब इसमें हम लोग जो इसमें आरोपी था सर, उसमें हम उसकी मेंटल स्टेबिलिटी की बात करें, क्योंकि वहां पे जो मुख्य आरोपी थे सर, उसका नौकर भी उसमें इन्वॉल्व था तब। तो ये लोग सर, जैसे हम दोनों बैठे हुए हैं आप आपस में, सर हम लोग एक दूसरे को कैसे एग्री करेंगे कि नहीं यार ये चीज अपन करके देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर एक दो बच्चों की बात नहीं हुई थी सर, बहुत सारे बच्चे थे और पूरा देश उस मामले से हिल गया था। तो हम बात करते हैं कि हमारे आसपास भी ऐसे ही लोग हैं, तो ये इनकी जो प्रवृत्ति डेवलप होती है सर, अगर इसके ऊपर आप थोड़ी रोशनी डाल पाए तो।
क्योंकि मतलब मैं इंसान के को खाने की बात कर रहा हूँ सर, मतलब सेक्सुअल अब्यूज तो अपनी जगह पर हो गया, उसके बाद जो ये लोग सर उसको खत्म करके उसको खाने की कोशिश करते हैं, मतलब ये क्या मेंटालिटी होती है सर ये? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि मेरी इस विषय पे थोड़ी समझ हाँ। नहीं है कि वो व्यक्ति, वो मेंटेलिटी क्या हाँ। डेवलप हो रही है। लेकिन मैं ये ज़रूर देख रहा हूँ कि बहुत सारे एविडेंस ऐसे ज़रूर मिल रहे हैं जहाँ बच्चों के साथ होने वाले अपराधों की बात आ रही है। वहाँ एक नहीं, कई लोग एक साथ मिलकर एक ही तरह का अपराध, तो वो शायद कोई और जो साइकोलॉजिस्ट या हाँ। कुछ उस तरह के लोग वो मनोविज्ञान को समझते हो वो बता सकेंगे। लेकिन ये ज़रूर मैं समझ रहा हूँ कि हाँ, ऐसे परिघटनाएँ ज़रूर सामने आ रही है जिसमें एक साथ एक ही तरह के लोग एक सा व्यवहार। क्योंकि सर मतलब ये इंडिया में तो मैंने अभी इतना नहीं सुना, लेकिन सर बाहर के कुछ जो आर्टिकल्स मैंने भी पढ़े, जी। उसमें सर ऐसी कम्युनिटी या सोसाइटी लोग अपने आपस में बना रहे हैं आजकल, जिसमें कि जो ये इस तरह के मैं कहूँ जो एंटी सोशल या एंटी एनवायरनमेंट वाले जो प्रैक्टिसेस होती हैं, जी। उनको सर वो लोग साथ में मिलकर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिससे कि उनकी कम्युनिटी स्ट्रांग रहे, बात बाहर ना जाए, प्लस उनके पास अपना एक सपोर्ट सिस्टम रहता है कि अगर एक के साथ कुछ गलत हो गया या एक पकड़ा भी गया, तो बाकी लोग उसके सपोर्ट में रहते हैं। ये एक कम्युनिटी टाइप की बात, मतलब बाहर की तो सर रिपोर्टेड है कि ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं। अच्छा, हो रही इंडिया में भी होंगी। हाँ। मैं आपको इस चर्चा में ज़रूर कानून के कुछ प्रावधान ज़रूर जी, बताऊँ। बताइए सर, बिल्कुल बताइए। एक तो ये है कि जो पॉक्सो कानून है, उसने बहुत सुस्पष्ट व्यवस्था की है। उसने एक और बहुत महत्वपूर्ण पक्ष की तरफ इशारा किया है। वो ये है कि यदि बच्चों के साथ सेक्सुअल वायलेंस को, एक तो उसने अलग-अलग कैटेगरी में बाँटा। एक पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, यानी जब तक किसी बच्चे के जननांग में किसी व्यक्ति का जननांग या कोई वस्तु प्रवेश नहीं करेगा, तब तक ये वाली धारा नहीं है। अच्छा। उसने कैटेगराइज कर दिया पेनिट्रेटिव सेक्सुअल। फिर उसने कहा सेक्सुअल हैरेसमेंट अलग है, यानी टच वायलेंस अलग है। फिर सेक्सुअल मतलब लैंगिक उत्पीड़न अलग, फिर टच वायलेंस अलग, नॉन टच वायलेंस अलग। यदि कोई अश्लील सामग्री का भंडारण करने में बच्चे का उपयोग कर रहा है, वो बिल्कुल अलग है, ये सर पॉक्सो के अंडर है। अंडर। ठीक है। हाँ। फिर यदि कोई अश्लील सामग्री बनाने में बच्चे का इस्तेमाल कर रहा है, उसको अलग देखेंगे। यदि ये सब करते समय, जैसे मैंने कहा कि किसी को सेक्सुअल वायलेंस की जानकारी मिली और उसने रिपोर्ट नहीं किया, उसके लिए कानून अलग बात कर रहा है। क्यों ये रिपोर्ट करना जरूरी है? क्योंकि जिस बच्चे के साथ सेक्सुअल वायलेंस, आमतौर पर आप शैक्षणिक संस्थानों में देखें, किसी शैक्षणिक संस्थान में किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ और उस बच्चे का मामला अक्सर दबाया जाता है, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि इससे स्कूल की छवि खराब है। जी। लेकिन उस बच्चे के साथ क्या हुआ, ये सोचेंगे तो शायद हम ये केसेस को सामने लाएंगे। इसलिए ये कानून कह रहा है कि आपको यदि पता चलता है कि किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ है, तो आपको रिपोर्ट करना जरूरी है, क्योंकि यदि आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चा तो प्रभावित होता रहेगा, केस दर्ज नहीं होगा। तो एक दूसरा, इसमें और कुछ प्रावधान है। वो प्रावधान, जब भी ऐसे किसी बच्चे का मामला सामने आएगा, मान लीजिए आपके सामने आ गया जी। आप एक स्कूल के संचालक, स्कूल की जिम्मेदारी है कि उस बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो, या किसी भी एजेंसी के सामने आए तो उसकी जिम्मेदारी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो, क्योंकि यदि आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाएगी तो हम उस समाज से आते हैं जहां उस बच्चे की गलती हो या ना हो, दोष हम उस बच्चे को ठहराएंगे। जख्म तो सर उसका फिर कुरेदा जा रहता जाएगा और बार बार उसको ये घटना जब याद आएगी, बच्चा एक अलग तरीके के मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा होगा। यदि किसी ने ये उसकी आइडेंटिटी रिवील की तो उसके ऊपर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना है, यदि कोई मीडिया हाउस है या कोई भी है तो। ऐसा भी इस कानून में प्रावधान है कि यदि किसी बच्चे के साथ हुए वाले सेक्सुअल वायलेंस का जो आरोपी है, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने से बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है, तो आरोपी की आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। उदाहरण देता हूँ हाँ। कि एक पिता ने अपनी ही बेटी के साथ सेक्सुअल वायलेंस कर दिया और अखबार में छपा कि अपनी ही सगी बेटी के साथ सेक्सुअल वायलेंस में डैश डैश व्यक्ति सश्रम कारावास। तो ये पता चला एकलौती बेटी है और पिता का नाम आया, तो स्वभावतः उस बच्ची का नाम सामने आएगा ही। तो ऐसे प्रकरणों में आरोपी का नाम भी सामने नहीं लाया जाता, ताकि बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो। ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष। एक और महत्वपूर्ण पक्ष इसका है, वो मैं जरूर आपके उसमें रखना चाहता हूँ, कि यदि कोई व्यक्ति रिपोर्ट कर रहा है, जी, पहले तो एक बच्चा कितनी तैयारी की होगी उसने कि वो एक व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा। तो कानून ने 4-5 बहुत बेहतरीन व्यवस्थाएं की हैं बच्चों के पक्ष में। एक, बच्चा जहां रिपोर्ट दर्ज कराना चाहे, बच्चा वहां रिपोर्ट दर्ज कराए। इसका क्षेत्र के थाने से उसका कोई संबंध, थाने से संबंध नहीं। ठीक, जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, मान लीजिए बच्चा कहेगा कि मैं अपनी माँ के साथ जाकर इसकी रिपोर्ट नहीं दर्ज कराना, मेरी स्कूल की टीचर बहुत अच्छी है, मैं स्कूल के कमरे में बैठ कर रिपोर्ट दर्ज करा।
अपने बयान दूंगा। ठीक। बच्चा जहां कंफर्टेबल है जिसके साथ, वहां बयान दर्ज कराए जाएंगे। और जो भी बयान दर्ज कराने जाएंगे वो सब इंस्पेक्टर रैंक से नीचे के व्यक्ति नहीं जाएंगे, यानी उनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई होगी कि आपको बच्चे के साथ डील कैसे करना। यानी हम पुलिस या रॉब के साथ, खाकी वर्दी के साथ वैसे नहीं जाएंगे, सादी वर्दी में जाकर बच्चे के साथ बयान देंगे। एक दूसरा, पूरा वातावरण ऐसा बनाया जाएगा कि वो चाइल्ड फ्रेंडली हो। यानी जहाँ पॉक्सो कोर्ट्स भी हैं वहां पर ये वाला सिस्टम नहीं है। बच्चों के साथ वाले कोर्ट में आमतौर पर हम फिल्मों में देखते हैं, जज साहब ऊपर बैठे हैं, ऑर्डर ऑर्डर, कटघरे में लोग नीचे खड़े होते हैं। ये सिस्टम नहीं है। बच्चे के आई के लेवल पर मजिस्ट्रेट महोदय बैठे हैं और वो आई के लेवल पर बातचीत करेंगे, क्योंकि बच्चे को ऐसा लगे कि मैं इस जगह पर आकर अपनी बात कर सकता हूँ या कर सकता हूँ। दूसरा, तीसरा, यदि बच्चा बार बार उसको आना पड़ता है और बच्चे को आने के उसको पता नहीं होता है कि मेरी पेशी कब है, मेरे साथ क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, कोई मुझे धमकाएगा तो नहीं, इस कानून में एक सपोर्ट पर्सन का प्रावधान है। हर बच्चे को एक सपोर्ट पर्सन दिया जाएगा कि वो बार बार इस बच्चे को बताता रहे कि देखो भाई, अगली पेशी तुम्हारी ऐसी है, तुमसे इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, डरना नहीं बेटा, तुमको जो लगे वो बोलो और मैं तुमको उस जगह पे लेके चलूंगा। नहीं तो बच्चा तो कोर्ट घूमते ही रह जाएगा और वो अपनी बात ही नहीं दर्ज करा पाएगा। फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि आमतौर पर हमने फिल्मों में या उसमें देखा है कि जब आरोपी के सामने पीड़ित खड़ा होता है और वो आरोपी को धमका देता है कोर्ट परिसर में ही, आँख ही दिखा आँख ही दिखा देगा, बस इतने। तो कानून ने व्यवस्था की है कि जब भी इनकी सुनवाई होगी तो बीच में पर्दा या दीवार का इस्तेमाल किया जाएगा और एक तरफ जज साहब बैठे हैं, एक तरफ अपराधी है और एक तरफ पीड़ित है। और एजेंसी ये सुनिश्चित करेंगी कि अपराधी और पीड़ित का आमना सामना ना थाने के स्तर पर हो ना वहां तक हो, और जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो बच्चे से सीधे आरोपी पक्ष का वकील नहीं पूछ सकता। वो जज साहब यदि बच्चे से चाहे तो सवाल पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आरोपी पक्ष के वकील ने पूछा कि बताओ उस दिन क्या हुआ था, बच्चा इतने में डर जाएगा जी, बड़ी मुश्किल से तो बच्चा तैयार हुआ, तो वो जज साहब से पूछेंगे कि आप पूछे बच्चे से कि क्या वो बताना चाहता है कि उस दिन क्या हुआ था। जज साहब उससे चाइल्ड फ्रेंडली मैनर में बात कर रहे हैं कि बेटा क्या तुम बताना चाहते हो उस दिन क्या हुआ। 2 बार पूछा गया, 3 बार पूछा गया, बच्चे ने कुछ नहीं बोला। जज साहब शायद ये कह देंगे कि आप उसका बयान पढ़ लें जो बच्चे ने दिया था, बच्चा अभी बात करने की स्थिति में। ये सारी व्यवस्थाएं इस कानून में दी गई हैं। एक और अंतिम चीज मेरी तरफ से प्रावधान में कानून ने कहा है कि जहां लैंगिक शोषण की घटना घटित हुई है वहां तो केस दर्ज होगा ही होगा, जहां घटित होने की आशंका है वहां भी केस दर्ज। इसका मतलब है, आमतौर पर हम सिर्फ फिल्मों में देखते थे कि एक व्यक्ति दौड़ते दौड़ते आएगा और वो इंस्पेक्टर साहब से कहेगा साहब साहब वहां चोरी हो गई, हाँ, और चोरी हो रही, तो वो कहते थे अभी हुई तो नहीं ना, या ना चोरी होगी हाँ तो केस दर्ज। हाँ, ये कानून कह रहा है कि नहीं, बच्चे के साथ यदि लैंगिक शोषण की घटना घटित हो गई तो बड़े ट्रॉमा में चला जाएगा। घटित होने की आशंका, यानी कोई बार बार उसका पीछा कर रहा है, कोई बार बार उसका लैंगिक इरादा रख रहा है, कोई फेसबुक से बार बार उसको ट्रेस कर रहा है, व्हाट्सएप पे संदेश भेज रहा है। लैंगिक शोषण की घटना घटित नहीं हुई अभी, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट टाइप नहीं हुआ, लेकिन ये उसी दिशा में बढ़ रहा है, तो पहले ही केस दर्ज करें ताकि ये घटना बच्चे के साथ घटित। तो ये कानून ये भी वो कर रहा है। और एक और चीज, ये कानून जेंडर न्यूट्रल है। आमतौर पर हमारी समझ ये भी है कि महिलाएं बच्चों के साथ सेक्सुअल वायलेंस नहीं करती, लेकिन अभी देश के पूरे अनुभव बता रहे हैं कि लड़कियों द्वारा भी लड़कों के साथ सेक्सुअल वायलेंस की घटनाएं हैं। लड़कों द्वारा लड़कियों के साथ तो सेक्सुअल वायलेंस की घटनाएं बहुत आम है, लेकिन ये घटनाएं भी हैं। इसलिए कानून कह रहा है जेंडर न्यूट्रल है। यदि लड़की द्वारा लड़के के खिलाफ, लड़की द्वारा लड़की के खिलाफ, लड़के द्वारा लड़की के खिलाफ, लड़के द्वारा लड़के के खिलाफ या किसी और जेंडर के खिलाफ कोई भी तरह का केस आएगा, ये कानून अपना काम वैसे ही करेगा जैसा किसी एक जेंडर के साथ। ये सब इस कानून की बहुत खूबसूरत प्रावधान है जो बच्चे को सशक्त बनाते हैं कि यदि तुम्हारे साथ कोई सेक्सुअल वायलेंस कर रहा है तो प्लीज रिपोर्ट करने आओ, क्योंकि ये कानून आपके पास। हमारे देश के बहुत बड़े नाम ऐसे हैं जी, जो बड़े संत और उस तरीके से रहे हैं, उनके खिलाफ भी जब पॉक्सो कानून के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हुआ है तो कानून ने उनको पूरे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उनके पूरे मतलब मजबूती के बाद भी कानून ने उसको छोड़ा नहीं। सर क्या ये कानून बहुत अच्छा है, लेकिन क्या इसका मिसयूज किया जा सकता है? कुछ जगह हो सकता है, कुछ जगह के प्रकरण भी है, तो कानून ने उसकी व्यवस्था भी किया। आपने अच्छा सवाल किया कि यदि किसी ने बच्चे का उपयोग करते हुए इस कानून का गलत इस्तेमाल किया तो बच्चे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के खिलाफ इसी कानून के तहत, क्योंकि दरअसल आप उस बच्चे को एक ऐसे ट्रॉमा में धकेल रहे हैं जो उस बच्चे के साथ नहीं हुआ। तो कानून ने इसकी व्यवस्था भी दी है, यदि ऐसा कुछ होता है तो उसके खिलाफ
प्रावधान होगा। अब इसमें बहुत अलग अलग तरीके के प्रकरण भी आ रहे हैं जो आमतौर पर मैं रखना चाहता हूँ। जैसे बच्चों के साथ एक शिक्षक का एक प्रकरण आया, उन्होंने बच्चों के, लड़कियों के अधोवस्त्र हैं, उनको ब्लैक बोर्ड पे बना दिया और कहा कि आज हम इस पर डिस्कशन करें। यदि यह जीव विज्ञान का पीरियड है, बायोलॉजी का पीरियड है, तो यदि आप कोई बच्चों के या व्यक्तियों, लड़कियों के अंगों पर बातचीत कर रहे हैं तो भी समझ में आता है। लेकिन आपने इंटेंशनली एक लड़की के अधोवस्त्रों की पिक्चर बनाई और आप उस पर यदि चर्चा कर रहे हैं और वो अंडर 18 है, तो ये नॉन टच सेक्सुअल वायलेंस की श्रेणी में आएगा और ये केस दर्ज हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण आ रहे हैं, इस पे हमारी समझ भी बनती जा रही है कि किस किस तरीके के प्रकरण हैं। और अभी जैसे एक केस और आया जो मैं कह रहा हूँ कि जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि यदि घटना घटित होने की आशंका है उसमें, जी, हैदराबाद की एक शिक्षिका का केस है। हैदराबाद की एक 27 साल की शिक्षिका है, उनको अपने 14 साल के स्टूडेंट के साथ प्रेम हो गया। अब ये बच्चा नाबालिग है और उन्होंने उससे कहा कि हम दोनों चलते हैं दिल्ली घूम कर आए। दोनों स्कूल से निकले और उन्होंने कहा कल तुम जब आओगे तो 2 जोड़ी कपड़े डाल लाना, कुछ पैसे डाल लाना, अपन चलेंगे। स्कूल से निकले, बच्चा घर नहीं पहुंचा, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई, सबने देखा गया तो टीवी फुटेज में आया कि वो रेलवे स्टेशन में फलानी ट्रेन में बैठ के दिल्ली के लिए निकले। संयोग से भोपाल में हम लोगों को सूचना मिली, हमने उन दोनों को भोपाल में उतारी। अब देखिए, अभी तक सेक्सुअल वायलेंस, खासकर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल वायलेंस कहीं दर्ज नहीं हुआ क्योंकि अभी लोग सफर में हैं। तो भी उन महिला के खिलाफ केस दर्ज हुआ है क्योंकि यदि ये गंतव्य पे पहुंच जाते, डेस्टिनेशन पे, इस बच्चे के साथ सेक्सुअल वायलेंस की आशंका उतनी ही प्रबल थी। इसलिए जो मैंने आपसे पहले बात की वो उन पर केस दर्ज हुआ, क्योंकि वो बच्चा एक संभाव्य शिकार तो है, इसलिए मैडम उनके साथ जा रही है। सर, अभी पिछले कुछ दिनों में ये मामले एकदम बढ़ते जा रहे हैं जी। तो ऐसे में स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस कि बच्चों को पता चल सके कि उनके साथ क्या हो रहा है? हाँ, एक्चुअली इसमें 2-3 चीज़ों की तो बहुत ज़रूरत है और मैं मानता हूँ कि ये बच्चों के साथ होना ही चाहिए। एक, उनकी एज अप्रोप्रिएट उनके साथ बातचीत ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए बच्चे छोटे हैं तो गुड टच बैड टच से बात कर सकते हैं। थोड़े बच्चे बड़े हुए तो हम उनके अंगों के बारे में उनको जानकारी देकर और उनके साथ किस तरीके से छेड़छाड़ होती है, हो सकती है, उसकी जानकारी दिया जाना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात यह है, हमें शायद लड़कों के साथ ये बातचीत करने की बहुत ज़रूरत है कि अपने अपोजिट सेक्स के जो व्यक्ति हैं उनके साथ पेश कैसे आना है, क्योंकि आमतौर पर हमारे घरों में हमको ये सिखाया नहीं गया कि हमको महिलाओं के साथ कैसे पेश आना, और उसके चलते बहुत बड़े पैमाने पर सेक्सुअल वायलेंस के केसेस हमारे सामने आते हैं। तो ये 3 स्तर पर तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरत है। अभी हमारे यहाँ पर गुड टच बैड टच वाली प्रैक्टिस तो शुरू हो गई हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ये प्रैक्टिस शुरू नहीं हुई कि बच्चे के साथ डील कैसे करना, क्योंकि हमने पिछले साल लगभग 35 स्कूलों के ड्राइवर और कंडक्टर्स के साथ सेशंस किए सेक्सुअल वायलेंस। इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आई। जैसे एक साहब ने हमसे पूछा, उन्होंने कहा साहब आज एक बच्ची का बर्थडे था, रोज़ मेरी बस में सफ़र करती है, मुझे पता है आज उसका बर्थडे है, तो मैंने उसको टॉफ़ी दी और एक किस कर लिया। लड़की ने घर पर जाके कहा कि अंकल ने मुझे किस किया। तो उन्होंने मेरी तरफ क्वेश्चन मार्क करके कहा कि क्या हम बच्चों को किस भी नहीं कर सकते? मेरा जवाब क्या होगा? मेरा जवाब है नहीं, आप नहीं कर सकते, क्योंकि यदि उस बच्चे की इजाज़त नहीं है उसको टच करने की या किस करने की, तो आप उस बच्चे को नहीं कर सकते। जब ये हम ब्लंट भाषा में उनसे कह रहे थे तो वो कह रहे थे ठीक है साहब अब ये करना छोड़ देंगे। यानी वो व्यक्ति ये मानने को तैयार नहीं है कि एक व्यक्ति अपने साथ उसके शरीर को टच करना या नहीं करना ये बच्चा बता सकता है। आप उसको मानने की बजाय आप ये कह रहे हैं ठीक है साहब अब नहीं करेंगे। मतलब ये यानी आप अपनी मानसिकता बदलने की तैयारी में नहीं है कि हम जो करते हैं वो गलत करते हैं। आप ये बात की तैयारी में है कि बच्चा ऐसा बोल रहा ठीक है तो मानेंगे। लेकिन हमको इस समाज को अभी यही सीखने की जरूरत है कि बच्चे के साथ डील कैसे करेंगे। जैसे आमतौर पर हमारे घर में कोई अंकल या आंटी आए और हमारे घर से वो अक्सर बच्चों को गोद में लेना चाहते हैं और हमारा बच्चा कहेगा नहीं नहीं मैं अंकल के साथ नहीं जाना चाहता। हम क्या कहेंगे, बेटा कितने प्यार से बुला रहे हैं, क्यों नहीं जाते? तो हमको अपने बच्चों को समझने की जरूरत है। यदि आपका बच्चा कहता है कि मुझे इस अंकल की गोद में नहीं बैठना, तो आप उस अंकल को भी कहिए कि देखिए मेरा बच्चा आपके साथ सहज नहीं है, इसलिए वो आपकी गोद में नहीं बैठेगा, और आप भी उसको बार बार ना कहें कि वो आपकी गोद में बैठे। तब बच्चे के कंफर्ट को हमें समझना पड़ेगा कि क्यों, क्या वो फील कर रहा है, क्योंकि बच्चा ही तो बता रहा है कि उसके साथ। फिर हम गुड टच बैड टच किसके साथ बात कर रहे हैं जी। हम उस बच्चे से कह रहे हैं गुड टच मीन्स जो बच्चे को सहज लगे, बैड टच मीन्स जो बच्चे को असहज लगे। मतलब चाहे बाहर की हम बात कर लें या घर की बात कर लें, आपको गुड टच बैड टच को एक जैसा रखना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और
ये हमें भी समझना पड़ेगा बीइंग ए पेरेंट, और हमको बच्चे को भी समझाना पड़ेगा। यदि वो किसी से असहज है तो वो खुल कर कहे कि मैं असहज हूँ, और उसकी हम पूरे समाज को तैयारी करनी पड़ेगी कि हम उस बच्चे को समझ सकें। एक अंतिम बात इसमें मैं कह रहा हूँ कि आमतौर पर जब सेक्सुअल वायलेंस के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जो परिचितों के आ रहे हैं, उसमें माना जा रहा है कि घरों के अंदर ये मामले हो जी, लेकिन रिपोर्ट नहीं किए जा रहे। तो उसमें परिवार की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि परिवार इसको लोकलाज के साथ जोड़ कर दे। लेकिन उस बच्चे की तरफ से देखा जाना बहुत जरूरी है कि बच्चा तो इससे प्रभावित हो रहा है। आप अपनी लोकलाज में अपने बच्चे को सुनना यदि छोड़ देंगे तो ये एक बच्चे के सामने गंभीर चुनौती हम सब मिलकर खड़ा कर। वैसे तो सर आपने सभी चीज़ें बता दी। एक आखिरी चीज़ और मैं पूछूंगा जी। अभी सर भोपाल में कुछ सालों पहले एक नियम आया था कुछ ऐसे ही केसेस के बाद में कि जो भी बसेस बच्चों को ड्रॉप करती हैं उन सब में एक शिक्षिका का आखिरी तक होना अनिवार्य कर दिया था कि जब तक सारे बच्चे नहीं उतर जाते आपको इस बस में रहना है। तो क्या सर एक ऐसा ही फैकल्टी या टीचर या डिपार्टमेंट क्या हमें स्कूल्स में कॉलेजेस में सेटअप नहीं करना चाहिए, एक टीचर को नहीं रखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को किसी बच्चे को इस प्रकार की कोई भी दिक्कत होती चाहे वो फैकल्टी से हो, साथ में पढ़ने वाले बच्चों से हो, किसी से भी हो, तो आप डायरेक्टली उससे जाकर रिपोर्ट कर सकें। एज सजेशन में आपसे नहीं, बिल्कुल, ये तो हुआ भी है जी भी। हमारे मध्य प्रदेश के हर स्कूल में कंप्लेंट बॉक्स है। यदि किसी को लग रहा है कि उसके साथ कोई सेक्सुअल वायलेंस है तो वो उसमें सूचना दे सकता है। उसके लिए कमेटीज भी बनी हुई है। और जो आप कह रहे थे ये बिल्कुल होना ही चाहिए कि कोई ऐसा न्यूट्रल व्यक्ति उस मतलब जिसमें बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं उस स्पेस में जरूर होना चाहिए, ताकि वो बच्चों के साथ होने वाले इस तरह के मामलों को रिपोर्ट कर सके यदि कहीं हुए हैं, या नहीं हो उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था। लेकिन मेरा एक मतलब इसमें एक शंका क्या है, एक संशय है कि आप कितनी जगह लोग खड़े करेंगे। ना हम घर में खड़े करेंगे, कि हम बस में रोक खड़े करेंगे, कि सिनेमा हॉल में करेंगे, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में करेंगे। शायद वो स्थायी हल नहीं हो सकता। स्थायी हल तो यही है कि हम सब एक तो बच्चे के साथ होने वाले सेक्सुअल वायलेंस को समझें, इसको स्प्रेड करें, और दूसरा अपने बच्चों को सुनने की तैयारी करें, ताकि यदि कोई ऐसा कर रहा है तो उसको जाकर ये बता सके, जता सके। एक उदाहरण और आखिरी दे रहा हूँ बस। आमतौर पर हम में से कई ऐसे पालक हैं जो खुद सेक्सुअल वायलेंस, जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे और आपके घर का कोई बच्चा टब में स्नान कर रहा है, स्वाभाविक है बच्चे बगैर कपड़ों के स्नान करेंगे। तो ये जो भाई साहब हमारे पास हैं, ये भाई साहब से हमने बच्चे की फोटो खींची और ले गुड्डू नहाला था, ये फोटो हमने खींची और हमने अपने स्थायी मेमोरी के लिए इसको रख लिया कि बच्चे की। लेकिन जैसे ही हमने इसको फैमिली ग्रुप में डाला, ये हमने नॉन टच सेक्सुअल वायलेंस का अपराध किया, क्योंकि मुझे और आपको अपने ही बच्चे के सेक्सुअल पार्ट्स को या उसके इस तरह के कंटेंट को किसी और के साथ शेयर करने की इजाजत नहीं। लेकिन जैसे ही हम फैमिली ग्रुप में शेयर करते हैं, वहाँ चाचा चाची, मामा मामी, ताई ताऊ सब बैठे हैं और वो सब इस फोटो को देख रहे हैं। आप कल्पना करिए कि इस समय जब मेरा और आपका इंटरव्यू चल रहा है, हम ये बातचीत कर रहे हैं, इस समय मेरी एक नग्न तस्वीर जो मेरी उस समय खींची गई है आपके दर्शकों के साथ इसी बातचीत के साथ परोस जाए, शायद मैं आगे कोई बातचीत आपसे कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरी उस समय की तस्वीर भी यदि किसी के सामने गई, मैं असहज हूँ। तो हम उस बच्चे की ये तस्वीरें एक दूसरे के साथ साझा करके कैसे समझते हैं कि वो बच्चा सहज होगा। तो हम ये नहीं कर सकते। यदि हम ये भी करते हैं तो भले ही हम अपने बच्चे का कर रहे हैं, ये भी नॉन टच सेक्सुअल वायलेंस। यदि हमारा समाज सेक्सुअल वायलेंस की इस तरह की परिभाषाओं को और इस तरह की स्थितियों को थोड़ा समझने लगेगा, तो मुझे नहीं लगता कि शायद हमें हर बस या टेम्पो टैक्सी या उसमें एक एक व्यक्ति खड़ा करना पड़ेगा गार्ड का, क्योंकि हम वो कर नहीं सकते। हमें अपने समाज को ही बदलना पड़ेगा ताकि वो बच्चों के साथ इस तरह की स्थितियां ना करें। तभी हम एक बेहतर समाज, एक सुरक्षित और संरक्षित समाज बच्चों के लिए बना पाएंगे। सर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर बात खत्म करते करते भी अपनी बात इसी बात पे खत्म हुई थी कि 5वें सेंस के बाद आपको छठा सेंस अपना डेवलप करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं यहाँ भी वही बात आ गई है कि आपको ही समझना पड़ेगा और आपको समझाना पड़ेगा कि आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है। आप उसको जितना अच्छे से समझ लोगे, जितना अच्छे से आप समझा पाओगे अपने बच्चों को, शायद वही उसकी सबसे ज़्यादा मदद कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। बेशक, क्योंकि हम आमतौर पर हम जिस समाज से हैं, हम दूसरों पर ठीकरा फोड़ने के आदी है कि ये उसने ऐसा किया। तो एक शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि ज़बां कहती है कि सारा कसूर उसका था, ज़बां कहती है कि सारा कसूर उसका था, ज़मीर कहता है कि कुछ जिम्मेदार हम भी हैं। हमें अपनी जिम्मेदारी तो दिखानी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत सर, आज इस गंभीर मुद्दे के ऊपर हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि ये ऐसा एक डार्क टॉपिक है कि सर हम जब किसी से कांटेक्ट करते हैं तो इतना खुल के कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता। तो आपने इतना खुल के हर चीज़ बताई, हर एक आस्पेक्ट के ऊपर आपने रोशनी डाली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी बताई हुई बातों से कई लोग जागरूक भी होंगे, तो और आपके जो प्रयास हैं सर उनके लिए भी हमारी सराहना ही है
कि आप जैसे लोग जितने ज़्यादा हमारे समाज में हैं, उतना ही हमारा समाज शायद और ज़्यादा सुरक्षित होने की तरफ बढ़ पाएगा और भी अच्छे से डेवलप हो पाएगा। तो सर, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को अपनी बातों को इतनी सहजता से बताने के लिए सर। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसे विषयों को चुना, आमतौर पर जिस पर हमारी मीडिया बातचीत नहीं करती। आशा है कि ये जो चर्चा कई लोगों तक पहुँचेगी और यदि उसका लाभ ले सके, यदि एक बच्चे के चेहरे पे भी इस चर्चा से मुस्कान आ सके, तो हमें लगेगा हमारा पर्पज़ सफल हो। बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।